वालेकुम। लेक्चर 102 स्टार्ट करते हैं बेटा। ये 4 रेशियोज आप सुन लूं, याद कर ली होंगी आपने। अच्छा, आपकी क्लास में से तो कोई आता ही नहीं है एक्स्ट्रा क्लास में, और ये कम क्यों होते हैं? मतलब कम, बहुत कम हो गए हैं बच्चे आजकल। बस ठीक है, मतलब कि ये वाला टॉपिक जो पर्चे में आना है, जब वो शुरू हुआ है तो बच्चे चले गए। कैसे जाने दूं मैं? दुख तो होता है ना। सारे सेशन की मेहनत जो है वो इस वक्त मेरी पे भी पानी फेर रहे हैं, अपनी पे भी और अम्मा अब्बा की भी। बस अच्छा जी, 4 रेशियोज। खामोश हो जाए, मैं क्लास से निकाल दूंगा, हाइब्रिड में भेज दूंगा और खड़ा कर दूंगा वहां पे। 4 रेशियोज पढ़ी थी, कौन कौन याद करके आया वो? चले, अब आज मुझसे सुने, लेकिन मंडे को मैं आप लोगों से सुनूंगा, ठीक है? अब 2 रेशियो जो थी ना, वो मैंने एक्स्ट्रा क्लास में करवा दी थी, और मैंने उस क्लास के शुरू में कह दिया था ताकि बच्चे जैसे ही ऑन करें देखने के लिए लेक्चर में क्या है, मैं शुरू में बता दूं कि भाई सारे कम से कम पहले टाइम वाली क्लास तो ले लो। बाकी कैसा लगा सवाल? आइए सेट हमने रिवाइज कर लिया। ऐसी रिवीजन चल रही है अब, ठीक है ना? ऐसी कोई और चीज़, अब शाम को शायद कैश फ्लो रिवाइज हो जाए, शायद एनपीओ के अंदर कुछ नई चीज़ कर लें, ठीक है ना? तो मैंने एक अर्ज किया उस क्लास के अंदर भी, दोबारा कर रहा हूँ आप लोगों से। ऑनलाइन वालों को तो ये क्लास अगर डबल हुई तो डबल अपलोड हो जाती है, वो उसको देख लेते हैं, ठीक है? जरा साकिब को बुलाना है, मैं कंफर्म कर लूँ कल वाली हुई भी है, उनको अपलोड या नहीं। अच्छा, लेकिन नहीं, पोर्टल पे तो ऑनलाइन वाले बच्चे तो दोनों लेंगे, जाहिर है, उनके तो नंबर ऑफ लेक्चर्स आ गए। आप लोगों के साथ एक मसला हो सकता है, अच्छा कर लेते हैं, यूट्यूब पे पढ़िए। अच्छा चलो अभी ये पढ़ लें जरा, ये प्रेप ली स्टार्ट होती है ना, फिर शुरू करेंगे। अगर उस वक्त के लिए आप बचा कर रख रहे हैं तो फिर फेल होने की तैयारी कर लें। अभी रोज का रोज ये हिम्मत करके लेक्चर आपने लेना है, चाहे वो बेशक टेक लगा के सुकून से देख लें उसको कि उसमें क्या बात हुई है। इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट लग रही होती हैं वही करवाई जा रही होती हैं। वहाँ आइए सेट का सवाल इस तरह का हमने नहीं किया हुआ था, तो वो करना जरूरी था, वो टेस्ट में डाल दिया मैंने कहा क्लास में देने की वजह जरा आप लोग कर लेंगे टेस्ट में, तो फिर ठीक है भाई। वो पोर्टल पे तो दोनों लेक्चर्स अपलोड कर रहे हो ना? हाँ, उसमें एक नहीं करना। अभी कल तक शाम तक के लेक्चर्स जो हैं वो कब अवेलेबल होने? आज हो चुके हुए हैं, ठीक है, ओके। अच्छा जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये रेशियो हमें बताती है अगर 100 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया। हायर इज बेटर, ऐसे ही था। सेकंड, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड ब्रॉडर टर्म थी, इक्विटी में बैंक वाले नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो वो देख रहे होते हैं। तो उसी तरह से ईपीएस की तरह से पीबीआईटी को पकड़ते हैं वो, उसमें से भी प्रेफरेंस डिविडेंड रिडीमेबल का माइनस करते हैं और हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको एवरेज ऑर्डिनरी इक्विटी से इनटू 100। ये रेशियो हमें बताती है कि अगर 100 रुपया किसी कंपनी की ऑर्डिनरी इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो कितने रुपए का प्रॉफिट आता है। अगेन हायर इज बेटर। तीसरी रेशियो हमने पढ़ी थी रिटर्न ऑन एसेट्स। ये भी वही बात मैंने कहा था कि एसेट्स एक तरह कैपिटल एम्प्लॉयड ही होते हैं अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें। तो इसमें हमने पीबीआईटी को टोटल एसेट्स से डिवाइड किया था और 100 से मल्टीप्लाई किया था, परसेंटेज में इसका भी आंसर लिया था, और इस रिलेशन में बताया था कि अगर 100 रुपया किसी कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्ट करें तो वो कितने प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एक बात को देखने के मुख्तलिफ तरीके हैं और कुछ नहीं। और आखिरी रेशियो जो हमने कल पढ़ी थी, एक्स्ट्रा क्लास में ये पढ़ाई थी, वो थी एसेट टर्नओवर। ज्यादा नहीं पढ़ाई थी क्योंकि नॉर्मल क्लास के अंदर ये चलाने का वादा था, तो मैंने कहा चलो एक आधी की तो चलो खैर है, चल जाता है, ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशियो, इसमें मैंने कहा था टर्नओवर यानी सेल को हम देखते हैं, ठीक है, कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में, अच्छा ये टाइम्स में है, परसेंटेज पर 100 नहीं, 100 रुपया इन्वेस्टेड अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो यही क्या बन जाती? परसेंटेज में यूं बताते हैं अगर 100 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड में इन्वेस्ट करें तो कितनी सेल्स आती हैं, ऊपर सेल पड़ी हो तो, ठीक है। लेकिन इसको हमने टाइम्स में निकालना होता है, तो हमने नेट सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किया और इसको टाइम्स में इसका आंसर लिया। और इसने हमें बताया था कि अगर 1 रुपया किसी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करें, बिजनेस अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड था डिनोमिनेटर में, ठीक है, बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करें तो वो कितने रुपए की सेल जनरेट करता है। तो अगेन ये भी हायर इज बेटर, क्योंकि अल्टीमेटली सेल का ज्यादा होना प्रॉफिट्स का ज्यादा होना ही होता है, ठीक है। ये 4 रेशियोज मैंने आपको पढ़ाई थी और इन 4 रेशियोज में सिर्फ बेसिक बात आपको मैंने बता दी है, ठीक है। और फिर हर रेशियो के नीचे मैंने कहा था जितनी जगह पे आपने ये लिखी है इतनी को जगह खाली भी होनी चाहिए, यानी अगर ये 4 लाइनों में लिखा है तो 4 खाली, अगर कोई लंबी बड़े लफ्ज लिख के राइटिंग करता है उसने 6 लिखे हैं तो 6 लाइनें खाली छोड़े, ठीक है ना, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह खाली छुड़वा दी। उसकी वजह ये है, ये मैं आपको सिर्फ आपकी ना बेस बनवा रहा हूं ताकि संडे पे आप ये सारी रेशियोज याद कर लें। जो इसमें रह जाएगी ना इक्का दुक्का, वो मैं शाम वाली क्लास में पढ़ाऊंगा ताकि संडे पे आप ये रेशियोज याद कर आए। अब मंडे से हम इसको पास पेपर्स को एनालाइज करना शुरू करेंगे। अब पास पेपर जब डिस्कस किया करेंगे तो उन पास पेपर्स में कुछ चीजें हमें और अच्छी पता लगेंगी। जैसे वहां पर ना अक्सर, वैसे मैंने आपको कहा 3 तरह से टेस्ट करता है, कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन, फिर कंपनी का इंडस्ट्री से कंपैरिजन, फिर कंपनी का अपने ही प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन, ठीक है। लेकिन ऐसा भी करने लग गया आईकैप, करता है, नॉर्मली करता आ रहा है। आपको कहेगा आपकी कंपनी की रेशियोज ये वाली निकालो, इंडस्ट्री की रेशियोज देकर कहेगा बताओ तो सही वेरिएशन की वजह क्या हो सकती है।
तो उसमें क्या होगा, लेट्स से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कम आया, इंडस्ट्री का ज़्यादा है, तो हमने कुछ वेरिएशन की रीजंस बतानी होंगी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, रेशियोज के टॉपिक में हम हो सकता है इस्तेमाल करते हैं, कभी भी ये हुआ होगा नहीं कहेंगे, हमें कंफर्म जब तक ना हो। जी हो सकता है उन्होंने आज रेशियो पढ़ाऊंगा, उन्होंने ये स्टेप उठाया हो, उस वजह से ये काम हुआ हो, मे के साथ हम जो है वो बात करते हैं। तो मैंने इसीलिए 2-3 लाइनें नीचे छुड़वा दी कि जब 2-3 पास पेपर पढ़े उनमें कोई एक आधा जुमला अच्छा लग गया जिस रेशो का, तो वो यहाँ पे आके ऐड कर लेंगे, ताकि जब ये कंप्लीट हो पास पेपर एनालिसिस और टॉपिक, तो फिर आपको पास पेपर के ऊपर सोल्यूशन देखने ना जाना पड़े, बल्कि आप हर रोज 15 मिनट में ये टॉपिक रिवाइज कर सकें। 15 मिनट ही बनते हैं ना जी, आपने दोनों जगह यही आ रहा है, ठहर जाए। ये मैंने आपको इस तरह से लिखवाया था, ठीक है। अब जब सारी रेशोज यहां पे कंप्लीट हो गई, तो आपने इस सफ़े के ऊपर 2 से 4 मिनट में नज़र फेर लेनी है, आपकी रेशोज का फॉर्मूला रिवाइज हो गया। उसके बाद जब आप इस सफ़े पे आएंगे जो अलग से चल रहा है, ठीक है, उस पर इंटरप्रिटेशन होंगी, तो वो 10-1 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम, सारी इंटरप्रिटेशन को सिर्फ गो थ्रू करना है। अपने हाथ से इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख कर दे सकता था, लेकिन आपके हाथ से इसलिए लिखवा रहा हूँ कि अपने हाथ से लिखा हुआ क्विकली रिवाइज होता है। तो जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो ये टोटल कोई बंच, कोई अगर नॉर्मल राइटिंग वाला बचा है तो 3 सफ़ों पर ये कैलकुलेशंस, और ऐसे ही कुछ 4-5 सफ़ों में मैक्सिमम उसकी इंटरप्रिटेशन भी आ जानी है, जिसके अंदर जगह छोड़ी हुई है वहाँ पे भी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो ये 7-8 सफ़े सिर्फ एक बार रीड करने के लिए मेरा नहीं ख्याल 15 मिनट से ज़्यादा लगने चाहिए, अगर ध्यान किताब पे ही हो तो आप जब भी पढ़ने बैठे, अकाउंटिंग खोलें, सबसे पहले ये सफ़ा खोलें, इसके ऊपर ये 4-5 सफ़े 10 से 15 मिनट में रिवाइज करें, और फिर जो टॉपिक करना है वो कर लें। तो ये तो रोज़ रिवाइज हो सकता है ऐसा टॉपिक, ठीक है। लेकिन अगेन मैंने आपको कहा, ये समंदर की तरह से है, इसमें जितना डूबते जाएं, हमने खुद को लिमिट करना है। उसकी वजह यह है कि 10-12 नंबर का अगर सवाल आए, उसमें वो कहे 5-6 रेशियोज कैलकुलेट करो और इंटरप्रिटेशन भी करो, तो अगर लंबी कहानियां लिखने बैठ गए तो ये तो 45 मिनट में पूरा नहीं होना। तो ये इस सवाल के जो एक्स्ट्रा टाइम है वो अगले सवालों का टाइम खा जाएगा और फेलियर की तरफ ले जाएगा। इसलिए कोशिश करनी है जितना मैं लिमिट करूं उतने पर ही रहें। ये जो लिखवाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पासिंग मार्क्स दे जाएगा आपको। पासिंग मार्क्स 10 नंबर का सवाल है, 6-7 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है ना, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, मतलब कम से कम इतने आ जाएंगे, और उसमें टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा, टाइम भी लिमिटेड टाइम के अंदर ही हम ये काम कर लेंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता खुद से लिखने की और लंबी कहानियां छोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर टाइम ज़ाया होगा, उससे बचना है, ठीक है। अच्छा जी, ये 4 रेशोज हैं। अब ये चारों रेशोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कहलाती हैं। इनके अंदर 3 और रेशोज प्रॉफिटेबिलिटी की ऐड करेंगे। आज टाइम बन गया तो आज करेंगे, पिछली क्लास में नहीं हो सका, मैं सुबह ज़रा लेट हो गया था और ट्रैफिक उन्होंने एक साइड से ब्लॉक की हुई थी, तो बहुत लंबा घूम के आना पड़ा। खैर, उनको मैंने कह दिया कि अगर इस क्लास में मुमकिन हुआ तो वो मैं कट पीस दे दूंगा उनको, वरना एक्स्ट्रा क्लास के अंदर सिंपल सी 3 रेशोज हैं, नेट प्रॉफिट ओवर सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल और एक्सपेंसेस ओवर सेल। वो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में आती हैं। वो 3 रेशोज सिर्फ यहाँ पे मजीद ऐड होनी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी की टोटल 7 रेशोज हमने पढ़नी, ठीक है। वो अभी मैंने नहीं करवानी। अभी मैं आपके साथ स्टार्ट करने लगा हूं वर्किंग कैपिटल रेशियोज को। ये टोटल 7 रेशियोज हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे 4, और दूसरी मतलब जो 3 हैं वो उस जैसी ही हैं जो पहले पढ़ी होंगी, वो उससे यूज हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये 7 रेशियोज के बाद अगली रेशियोज आती हैं लिक्विडिटी रेशियोज। वो सिर्फ 2 हैं, करंट और क्विक, ठीक है, वो मैंने आपकी क्लास में करवा ही लेनी है। फिर डेट की एक रेशियो है, और आईकेएप ने एक का सिर्फ नाम लिया हुआ है, मैं वो रेशो भी करवा दूंगा। एक रेशो डेट इक्विटी रेशो आईकेएप ने यूज भी की हुई है और उसकी किताब में लिखा हुआ है, और एक रेशो का सिर्फ नाम लिखा हुआ है, इंटरेस्ट कवर रेशो, तो वो मैं आपको समझा भी दूंगा। तो उसके बाद एक्स्ट्रा अगर होगी तो सिर्फ एक ही होगी, और वो है शायद प्राइस अर्निंग रेशो को भी मैं किसी वक्त लिंक कर दूं, लेकिन वो आज नहीं करूंगा, जाहिर है वो फिर अब मंडे को देख लेंगे। ओके, तो आज जो प्लान है शाम तक वो ये है कि 7 रेशोज तो अभी पढ़ा रहा हूं आपको वर्किंग कैपिटल की, और 2 लिक्विडिटी की भी, ठीक है। उसके बाद डेट रेशो है एक मेन, और 7 इंटरेस्ट कवर भी हो जाती है, और नेट प्रॉफिट ओवर सेल वाली रेशोज जो खुद कर लें, मैं बताऊं भी ना तो ऐसी हैं, वो करवाऊंगा। तो ये टोटल कोई 18-19 रेशोज जो हैं ये आपने याद कर लेनी है, ताकि मंडे से हम फिर रेशो ना याद कर रहे हों, इसको ना समझ रहे हों, बल्कि पास पेपर देखें कैसे टेस्ट करता है, क्या पूछता है, कैसे जवाब दें तो मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। हम उस तरह चले जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है पहले तो ये बताएं। हाँ जी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। देखें, कैश फ्लो के टॉपिक में हमने कहा था वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस, तो हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को पकड़ा था और इनकी चेंजेस ले ली थी। यहां पर वर्किंग कैपिटल की रेशियोज हैं। वर्किंग कैपिटल अभी भी नहीं निकाल रहे। एक होता है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, वो बीएफडी में शायद सीखेंगे, शायद एमएफए में आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन बीएफडी में आप सीखेंगे, वो फाइनल में तो लाजमी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो एक फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। क्या वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो रूटीन के खर्चे हैं, आपके हर महीने मुलाजमों की तनख्वाह देनी है, आपने हर महीने बिजली का बिल देना है, आपने जो है वो चीज़ें खरीदनी है, बेचनी है तो खरीदने के पैसे लगेंगे, फिर बेचेंगे तो उधार आने तक। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि आपने जो करंट लायबिलिटीज पे करनी है, मुलाजमों की तनख्वाहें, बिजली का बिल, गैस का बिल,
बिल्डिंग का किराया, ये जो आपके वर्किंग ये रूटीन के खर्चे हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, इनको पे करने के लिए आप करंट एसेट्स यूज करें, ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम उसकी रेशियोज निकालेंगे, हम मैनेजमेंट तो अभी भी नहीं सीख रहे, पर उसकी कुछ बातें यूज करेंगे इंशाल्लाह जब पास पेपर्स को कर रहे हों। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपके घर बिजली का बिल आए, और मैंने बात की थी पहले, और आपके अब्बा जी आपकी शादी के लिए जो प्लॉट रखा हुआ है वो बेचकर उसको पे करें, तो क्या ये अच्छी बात है? ये तो बहुत बुरी बात है सर। तो कर क्या रहे हैं अब्बा जी? करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए नॉन करंट एसेट्स को यूज कर गए हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। करंट लायबिलिटी पे करनी है तो करंट एसेट्स यूज करें, इन्वेंट्री पड़ी है तो बेचें, डेटर से पैसे आने हैं तो निकलवाएं, और कैश पड़ा है तो उसको यूज करें, बैंक में पैसे पड़े हैं तो उसको यूज करें। बात समझ आई? ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब अगेन वही है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। और यहां पे हमारे अगेन वही 3 दोस्त आएंगे जिनको हमने रेशियोज में यूज करना है, जिनकी रेशियोज निकालनी है, और वो 3 दोस्त हैं डेटर, क्रेडिटर और इन्वेंट्री। डेटर, क्रेडिटर और इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा, अब एक मिसाल मैंने बनाई पहले जी, एक मिनट, एक चीज है जी, वर्किंग कैपिटल साइकिल, पहले वो समझाता हूं। मिसाल के तौर पे आपने मैंने यकम जनवरी को इस भाई से ये पेन खरीदा 10,000 रुपए का कैश देकर, ठीक है, और मैंने इसको यहां पे इन्वेंट्री में रखा और लिख दिया फॉर सेल। मेरे जेब से पैसे निकल गए 10,000, और वो पैसे अब कहां फंसे हुए हैं इस वक्त? इन्वेंट्री में, पेन में, फॉर सेल है, स्टॉक में, ठीक है। अब 10 दिन पड़ा रहा ये पेन, और फिर कश्मीर वाले भाई ने इसको खरीद लिया। अब ये इन्वेंट्री कन्वर्ट होकर सेल बन गई है, इन्वेंट्री नहीं रही। मैंने कहा भाई पैसे, 15,000 में बेचा इसको मैंने, जाहिर है खरीदा नफे पे बेचा, ठीक है, 15,000 का बेचा इसको। मैंने कहा भाई पैसे, कहने लगा सर दे जाऊंगा। इसका मतलब ये वो मेरा 10,000 था, पहले इन्वेंट्री में फंसा हुआ था, अब वो डेटर्स में फंस गया, ठीक है। अच्छा, बैड नहीं होगा भाई, क्यों अपनी तरह सोचते हो सबको। 15 तारीख को इस भाई ने मुझे ये पैसे दे दिए लाकर, तो कैश साइकिल, मेरी जेब से कैश निकलकर वापस मेरी जेब में आने तक के वक्त को कैश साइकिल कहते हैं। तो मेरी जेब से पैसे किस दिन निकले थे? यकम को, जब मैंने ये चीजें कैश में खरीदी थी, और फिर वो इन्वेंट्री में पड़े रहे, कैश वापस नहीं आया जेब में, इन्वेंट्री में फंसे हुए हैं, फिर वो बेचे तो डेटर बन गए, तो 15 को जाकर ये कैश वापस मेरे पास आया, और 10,000 गया था, अब 15,000 आया। तो ये जो बिजनेस का कैश साइकिल होता है, ये बड़ी अच्छी चीज होता है कि इसके एंड पर साथ प्रॉफिट भी आता है। अब ये तो मेरा कैश साइकिल था, ठीक है जी। और क्या नाम है तुम्हारा चूटी वाले भाई? मंजूर अहमद ने भी बिजनेस शुरू किया, उसने भी एक पेन उधार पे लिया, कैश देकर लिया, और उसने 20 दिन बाद बेचा। 20 दिन तक उससे नहीं बिका, मेरी जरा जान पहचान ज्यादा थी, मैंने 10 दिन में बेच लिया, वो 20 दिन बाद बेच पाया। और फिर जिसको बेचा वो साथ वाला भाई है, उसने भी थोड़ा खज्जल खराब करके इसको जो है वो 10 दिन बाद पैसे दिए। तो मंजूर अहमद के जेब से कैश निकलकर वापस जेब में आया 10,000 और 15,000, वो भी वही है, मतलब सेम रखा हमने, प्रॉफिट तो ये सेम रखा हुआ था। 5,000 का प्रॉफिट उसने अर्न किया, लेकिन कितने दिन में? 30 दिन में, 30 डेज में। यानी मंजूर अहमद का कैश साइकिल 30 दिन का है, और मेरा कैश साइकिल 15 दिन का है, ठीक है। ये देखो 15 डेज मैंने ना इस वक्त फिलहाल क्रेडिटर डेज को, क्रेडिटर डेज का मतलब कितने दिन में क्रेडिटर्स को पैसे देते हैं, डेटर डेज कितने दिन में डेटर कैश दे देता है, इन्वेंट्री डेज कितने दिन में इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हो जाती है। भाई ये 4 रेशोज मैंने लिख दी आपके सामने। हाँ माना अभी इस पे आधा घंटा लगाएंगे हम, लेकिन रेशोज यही है, ठीक है। तो मैंने क्रेडिटर डेज को 0 अज्यूम किया ना फिलहाल, ओके। तो मेरे कैश साइकिल का ड्यूरेशन है 15 दिन, और मंजूर अहमद का 30 दिन। तो हायर इज बेटर। अभी तक तो आप हायर करते आए, हायर इज बेटर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थी वो। यहां पर 15 दिन बाद मेरे पास पैसे वापस आए, मैं 5 साइड पे रख के फिर एक पेन खरीद के किसी और को बेच लूंगा, और 15 दिन बाद मैं 10,000 कमा चुका हूं, और भाई साहब ने सिर्फ 5,000 कमाया होगा। मतलब कैश साइकिल जितना शॉर्ट उतना बेहतर। अब कैश साइकिल में क्रेडिटर भी डाल देते हैं। चलो, मैंने यकम जनवरी को जो पेन खरीदा, वो पेन मैंने उधार पे खरीदा। मैंने कहा यार कोई नहीं, मैं तो उस्ताद ना, किधर नशा जाना, दे दूंगा पैसे, ठीक है। और फिर मैंने जाकर इसको 6 जनवरी को, पिछली क्लास में 4 लिखा होता, चलो 6 जनवरी को मैंने गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट, और फिर 6 जनवरी को कैश पेड टू क्रेडिटर या कैश पेड फॉर परचेजेस कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, मेरी जेब से पैसे किस दिन निकले? 6 को, यानी कि 6 को दिन जो है ये मैंने इससे ले लिए उधार, यानी कि अब इससे थोड़ा, ये क्रेडिटर जो होता है ना, क्रेडिटर ये भी एक तरह का लोन ही होता है,
इंटरेस्ट फ्री लोन, बैंक के अलावा किसी ने चीज़ें आपको उधार पे दी हैं। मतलब अगर मैंने इससे चीज़ उधार पे लेकर आगे कश्मीरी भाई को बेची और मैंने इसको कहा पैसे तुम्हें 15 दिन बाद दूंगा, तो मैंने जेब से कुछ भी ना निकाला, चीज़ खरीदी, उधर बेची, वापस 15 आए, 10 उसके, 5 मेरे, तो मुफ्त में हो गया ना काम, घर से पैसे ही नहीं लाया। इसलिए ये उधार होता है। क्रेडिटर भी एक उधार है, लाइक बैंक लोन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 6 दिन, 4 दिन करो जरा सिंगल फिगर में ना जी, 4 जनवरी को मैंने ये पैसे इसको दे दिए। अब मेरे पास एक और चीज भी आ गई, वो है क्रेडिटर डेज। अब कैश साइकिल क्रेडिटर डेज की वजह से कम होगा या ज्यादा होगा? ये कम हो रहा है। देखो ना, थोड़ी देर पहले मैं जब यकम को इसको पैसे देकर चीज खरीद रहा था तो मैंने कहा यकम को मेरी जेब से पैसे चले गए और फिर वापस 15 को आए, और अगर इससे 4 दिन का उधार मिल गया तो मेरे जेब से पैसे 4 को जा रहे हैं और वापस 15 को आ रहे हैं, तो मतलब कैश साइकिल पर 11 दिन हो गया, ठीक है। तो क्रेडिटर डेज क्या होते हैं, कितने दिन में हम क्रेडिटर को पे कर दिया करते हैं जी? मैंने कहा 4 दिनों में हम क्रेडिटर को पे कर देते होते हैं। तो मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल इसको कहते हैं, या कैश ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, कितने दिन का? चंदा माइनस करना है, ठीक है, 11 डेज, ठीक है। दे देता हूं यार पैसे तुम्हें, तुम तो माइनस को भी प्लस करने लग गए हो। अच्छा, तो वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है वो जितना कम उतना बेहतर। और इसको कम रखने के लिए कौन कौन सी चीजों का कम होना जरूरी है? क्रेडिटर का कम होना जरूरी नहीं है बेटा। जितना इन्वेंट्री डेज कम करोगे, जितना डेटर डेज कम करोगे, उतना ये कम होता जाएगा। सादा सी बात है। ये 5 दिन की बजाय 2 दिन में दे दे पैसे जल्दी नहीं आ गए। इन्वेंट्री 10 की बजाय 6 दिन में बिक जाए तो जल्दी नहीं चले गए पैसे, उधर घूम गए, ठीक है ना। तो क्रेडिटर ये डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज का कम होना वर्किंग कैपिटल साइकिल को कम करता है, जबकि क्रेडिटर डेज का बढ़ना, ठीक है। इसको 4 की बजाय 6 दिन में वापस करूं पैसे, तो पैसे और कुछ अरसा लेट जा रहे हैं जेब से, ठीक है ना। तो डेटर इन्वेंट्री डेज का कम होना अच्छी बात है और क्रेडिटर डेज का मैक्सिमम होना अच्छी बात है। लेकिन क्रेडिटर डेज सबसे क्रिटिकल रेशो है। मैं अभी इंटरप्रिटेशन जब करवाऊंगा उसमें हम ये कभी नहीं लिखेंगे हायर इज बेटर, ठीक है, बल्कि हम ये कहेंगे जरा पूछो तो सही, क्या नाम है तुम्हारा? काशान से, जरा यार रोज पूछता हूँ, माजरत माफ कर, काशान से पूछो तो सही अलाउ कितना पीरियड किया था। क्योंकि अगर इसने मुझे 5 दिन का क्रेडिट अलाउ किया था और मैं 15 दिन बाद देता हूं तो अगली बार यहां से उधार नहीं मिलने वाला, ये गुडविल खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्रेडिटर डेज को अगर आपने इंटरप्रेट करना है तो साथ ही आप ये बात लिखो, ये नहीं कहोगे हायर इज बेटर, कभी नहीं कहना, बल्कि आप ये कहोगे कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम क्रेडिट पीरियड अलाउड को देखेंगे जी, ठीक हो गया। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ करनी थी, लेकिन एक बड़ी अहम सी बात एकदम से जहन में आ गई है, अगर वो भी मैं आपसे कर दूं तो क्या ही बात है। मेरे पास बिजनेस मैंने शुरू करना है तो मेरे पास 10,000 रुपए होने चाहिए। ये बिजनेस हाँ जरूरी है, इससे कम पे तो नहीं शुरू कर सकता ना। मैंने ये पेन बेचने का बिजनेस करना है, हाँ उधार इस सिचुएशन में अपने बात कर रहा हूं ना। उधार माना कि 4 दिन का है, लेकिन बहरहाल पैसे भी तो 15 तारीख को आने हैं, तो 4 को आपको तो पैसे देने ही है ना, तो 11 दिन की बात ही कर रहा हूं मैं, इस सिचुएशन को सामने रख के, ठीक है। अच्छा, वो वाला काम नहीं करना कि बारों बार लेके, ठीक है, फिलहाल ये बात कर। अगर मैंने बिजनेस करना है तो मेरे पास कम से कम, ये वाला बिजनेस जो मैंने भी किया था, तो मेरे पास कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए। ये 10,000 रुपये अगर मेरी जेब में नहीं है तो मैं कहीं से अरेंज करूंगा? बोलो कितने दिन के लिए अरेंज करना चाहिए? मेरा सवाल दोबारा सुने, मेरा सवाल दोबारा सुने। ये 10,000 रुपए का पेन मैंने खरीद के आगे बेचना है, कारोबार करने का सोचा है मैंने, मुझे ये 10,000 रुपए चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। ये बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 चाहिए, मेरे पास नहीं है। मैंने अब्बा जी से लेने हैं, बड़े भाई से लेने हैं, मेरे कैश के दराज में पड़े हैं वहां से लेने हैं, मैंने बैंक से लोन लेना है, ये बाहर की बात है। ये तो बाद में देखेंगे ना कहां से लेने हैं। पहले तो ये डिसाइड करना है कि 10,000 मुझे चाहिए, कितने दिन के लिए मांगने पड़ेंगे? 11 डेज। ये समझाना चाह रहा था कि वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब ये है कि आपको वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कितने दिन के लिए रिक्वायर्ड है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है ना और मैं बड़े भाई से पैसे मांगूंगा तो मैं कहूंगा यार 11 दिन के लिए 10,000 रुपए दे दो, मुझे पता है कि 11 दिन बाद उसका 10,000 भी वापस चला जाएगा, मेरे जेब में 5,000 भी आ जाएगा। बेटा फिर आप 5,000 जेब में ना डालना ना, फिर 5,000। बेटा मैंने ना एक इस सिचुएशन की एग्जांपल बताई, ठीक है, आप इसको डबल कर लो, आप 2 पेन खरीद लो, ठीक है, 20,000 भाई से मांग लो, ठीक है, 20,000 मांग के 11 दिन बाद उसको वापस कर दो, 10,000 आपके पास आ गया, अब उसका 1 पेन ले लो, ऐसे बढ़ा लो। मैं फजूल बात करते हो ना, बात समझने वाली, जब समझ आ जाए ना तो अगली बात ऐसी करेंगे जो जिसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि वर्किंग कैप अब बेटा अपनी पसली के हिसाब से होता है। मैंने एक पेन की बात की है ना, आप 100 पेन के लिए बंदोबस्त करो। आप 1000 बेचना चाहते हो तो पैसों का बंदोबस्त करो, 11 दिन के लिए 1000 पेन का। आप लाख पेन बेचना चाहते हो इंटू 10,000 करो, 11 दिन के लिए उसका बंदोबस्त करो, फिर आना। आप करोड़ पेन बेचना चाहते हो, आपकी मर्जी है, 11 दिन के लिए आपने पैसे अरेंज करने हैं। ये वाले ये असल बात है। असल बात ये है कि वर्किंग कैपिटल डेज क्या बता रहे हैं
कि आपको वर्किंग कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने दिन के लिए अरेंज करनी है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की मैं कभी भी ये नहीं करूंगा कि मैं भाई को पैसे पे करने के लिए अपना लैपटॉप बेच दूं, पेन के पैसे पे करने के लिए, ये तो फिर मैं फिर दूसरा काम, मतलब इसका मतलब कि मैंने अपना काम ही खत्म कर दिया। मेरा अच्छा भला ये काम का एसेट था, मैं उससे पढ़ा रहा था, मेरा काम ये चल रहा था, मैंने इसको पे करने के लिए ये बेच दिया, करंट लायबिलिटी पे करने के लिए नॉन करंट एसेट बेच दिया। वे तो की बात है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है। तो ये बड़ी अहम बात एक बताइए आपको कि वर्किंग कैपिटल डेज ये बताते हैं कि वर्किंग कैपिटल में आपको इन्वेस्टमेंट कितने दिन के लिए जो है वो अरेंज करने की जरूरत है। अब वो आप जहां से मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, आप कैश पे पड़े हैं पैसे वो अपने यूज करो, घर पे पड़े हैं, आप किसी से मांगते भी हो तो ये रिक्वायरमेंट है। और एक बात याद रखना, अक्सर आपने देखा होगा लोगों को आपके मोहल्ले में आसपास ऐसे मतलब ठूं ठां वाली बड़ी जबरदस्त सी दुकान, एक जनरल स्टोर एक ओपन हुआ और 5-6 महीने बाद बंद हो गया। शीशे वीशे लगा, बत्तियां शत्तियां लगा, सामान भर के रख। वो करते क्या है, वो क्या करते हैं, करोड़ रुपया आया, करोड़ रुपया सारे का सारा स्टोर में लगा दिया। महीने बाद बिजली का बिल आया, पे करने के लिए पैसे ही नहीं थे। मुलाजमों की तनख्वाह देने की बारी आई, पैसे नहीं थे। चीज़ें उधार पे ली हुई थी बड़े स्टोरों से, अकबरी मंडी से, पैसे देने की बारी आई, पैसे नहीं थे, क्योंकि सेल तो अभी हो रही है, कुछ उधार पे हुई है, कुछ कैश हुई भी है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो बात समझ आई प्रॉब्लम की। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। तो चाहिए उसको ये था कि करोड़ रुपया उसके पास है तो 50-60 लाख दुकान में लगाता और 30-40 लाख रुपया जो है वो अपने पास रखता, ताकि बिजनेस को चला सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 पेन बेच के एक निकल ही आया था ना अपना, फिर थोड़ा उसको अपने पेन को डाल दिया, फिर ऐसे बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर जाता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको मैनेज, बड़े बड़े दुनिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से फेल हुए। लफ्ज ओवर ट्रेडिंग मैं नहीं ख्याल के मैं यहां इस्तेमाल करूंगा, कहीं किसी इंटरप्रिटेशन में लिखवा दिया तो लिख लेना। वैसे ही ओवर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आप एमएफए पीएफडी के अंदर पढ़ेंगे, एमएफए का मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, बीएफडी में तो बहरहाल है। ओवर ट्रेडिंग क्या है कि आपके करंट एसेट्स को फाइनेंस आपकी करंट लायबिलिटीज को फाइनेंस करने के लिए करंट एसेट्स नहीं थे, तो आप ओवर ट्रेडिंग में चले गए, वो बिजनेस, दुनिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेस फेल हुए। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बात समझ आई है। ये सारी डिस्कशन इसलिए कर ली कि ये बातें यहां पे कर लें, अभी तो कैलकुलेशंस की तरफ चला जाना है। ठीक है, तो बहरहाल सारी बातें छोड़ो, मैंने यहां पे आपको मेन 4 बातें बताई हैं, 5 बातें बल्कि। पहली बात, इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या होता है, कितने दिन में इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हुई। डेटर डेज, कितने दिन में डेटर से कैश आ गया। क्रेडिटर डेज, कितने दिन में क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। वर्किंग कैपिटल साइकिल, कितने दिन के अंदर कैश घूम के वापस आया। और ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में ये बताया कि ये जितना कम हो उतना बेटर है। इसको कम रखने के लिए ये 2 का कम होना और इसका ज्यादा मैक्सिमम होना, जितना अलाउड हो वो बेहतर होता है। और साथ एक और बात भी बता दी कि 11 दिन वर्किंग कैपिटल डेज का, वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल का होना ये बताता है कि कम से कम इतने दिन आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है जो आप बिजनेस में वर्किंग कैपिटल में डालेंगे। ठीक है ना, ओके। चल, तो भाई पहली रेशो आज की जो हम कैलकुलेट करेंगे वो रेशो है डेटर डेज, और डेटर डेज का फॉर्मूला है एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स, और ये डेज में निकलनी है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट नहीं निकालना, डेज में निकलनी है, तो इंटू 365। ठीक है, तो हमारी डेटर डेज की रेशो ये रही। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप चलें। सबसे पहले डेटर डेज, मैंने बैलेंस शीट आपके सवाल में मौजूद है ना, बैलेंस शीट, मैंने वहां से ये एवरेज डेटर्स निकाले हैं। ओपनिंग 1900, ये ट्रेड रिसीवेबल्स 1900 ओपनिंग, 2400 क्लोजिंग, डिवाइड बाय 2, एवरेज डेटर्स हो गए। और सेल सवाल में 12,000 गिवन है, कुछ नहीं बताया, तो ये सारी अज्यूम करेंगे क्रेडिट सेल्स हैं। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल रेशोज में पहली रेशो मैंने निकाली 1900 जमा 2400 बटा 2 एवरेज डेटर्स ओवर 12,000 क्रेडिट सेल्स इंटू 365, क्योंकि मैं डेज में ये चाह रहा था, और मेरी रेशो है 65 डेज, यानी मेरे डेटर्स 65 डेज में पैसे वापस कर देते हैं। ठीक है, अभी तो देखो आप यहां चल रहे हो ना, आप तो यहां चल रहे हो, ये तो आप पहले फॉर्मूला लिखोगे अपने पहले सफे पे, उसके बाद मेरी कंपनी की रेशो आ गई है टर्नओवर पे आ गई ये जी 65 डेज मेरी कंपनी की रेशो आ गई है। अब जल्दी से अपनी कंपनी की भी निकाल लो। ये दूसरे सफे पे पहुंच गए हो तो पहला, ये शुक्र है सही है। अब ये हर दफा कोई ना कोई बच्चे ऐसे बनाते हैं तो बंदा कॉपी करा के भी दे सकता है, लेकिन मसला ये है कि वो फिर वो तो रट्टा रट्टा ही लग जाता है ना। ये बंदा बात समझ रहा होता है, लिख रहा होता है, फिर अपना लिखा हुआ याद रहता है, इसलिए ये 1.5 दिन लगता है, वरना तो इससे भी कम में हो सकता है। और हम तो 5-6 दिन में करेंगे इस टॉपिक को इंशाल्लाह। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ये भी बनानी है हमने।
या तो आज शाम को बनाएंगे या फिर मंडे वाली क्लास में रेशो हाफ और हाफ में वो अभी, हाँ 2.25 कर लेंगे इंशाल्लाह। हमने ईपीएस में डायल्यूटेड ईपीएस समयार डिस्क्लोजर बनाना नहीं सीखा था, वो भी सीखेंगे आज की क्लास में या मंडे से ऑनवर्ड्स। मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या करना है। हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से रीवैल्यूएशन सीखनी है, सीखी थी? सीख तो नहीं ली थी? ओह नो। अच्छा, हमने फुली डेप्रिशिएटेड एसेट को एक सवाल के अंदर पूरा देखना है, नहीं देखा हुआ, देखेंगे इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड्स। हमने बहुत सारी बातें पेंडिंग की हुई थी, नॉन करंट या करंट बाइफर्केशन करें या ना करें, ये चीज़ करें ना करें, एसेट अगर डिस्काउंट की वजह से कम हो गया कैश डिस्काउंट से तो उसकी डेप्शन पे क्या असर डाले, ये सारी बातें अगले हफ्ते में आ रही हैं, जल्द आ रही हैं आपके सामने, ये सारी पेंडेंसीज। ओके, मंडे ऑनवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ये बताना चाह रहा हूं आपको जी। मेरे डेटा डेज है 65, आपकी कंपनी के डेटा डेज हैं 46, तो हायर इज बेटर। अभी तो आप पहले ये कह रहे थे जी हम बेटर, चलें आप बेटर, फिर हम हायर था, ये भी हायर है, वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थी, ये वर्किंग कैपिटल रेशियो है जिसमें डेटर डेज की बात कर रहे हैं। डेटर डेज जितने कम हो उतना बेहतर। मुझे 5 दिन में पैसे मिल गए, उसको 15 दिन में मिले बेचारे को, तो उसके डेटर डेज ज्यादा थे, उसका पैसा ज्यादा स्टक रहा। ठीक है, तो लिखो इंटरप्रिटेशन में लिखो, डेटर्स ऑफ कंपनी ए आर कन्वर्टेड इनटू कैश in 65 days as compared to 46 days of company Y. Therefore company Y is better. ये खुद लिखा करो, ये सामने लिखा हुआ किस लिए है कि बाद में देख लो मैंने सही लिखा है या नहीं, ये बात आपको खुद भी पता है, लिख लो ना एक जुमला। डेटर डेज क्या बताते हैं, कितने दिन में डेटर कैश में कन्वर्ट हुआ। डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन 65 days as compared to 46 days of company Y. Therefore company Y is better. However वाला पॉइंट तो है ही, लेकिन आज पता है क्या करना, आज यूं लिखना, however it is better to compare ... पता है, अब आपको याद है, पर्चे में नहीं डॉट लिखना, कैसे लिख रहे हो? अच्छा, पर्चे में अगर दे दे इंडस्ट्री एवरेज और प्रीवियस डाटा तो फिर उससे कंपेयर करके बताना, ना दे तो फिर, और नंबर कम हो तो फिर भी ये ना लिखना, काम ज्यादा नंबर हो ना फिर जरा 1-2 लाइनें ज्यादा लिख देता है बंदा। ये पिछली क्लास में मैंने लिखा था, फिर मैंने कहा चलो आप लिखवाना ही होता है ना, तो वो बोल के लिखवाना होता है, तो साथ यहां से देख भी लें जी। However, it is better to compare these results with ... with पहला डॉट इंडस्ट्री एवरेज, दूसरा डॉट, हाँ, और तीसरा डॉट है फुल स्टॉप जी। नेक्स्ट रेशियो है इन्वेंट्री डेज। अच्छा, अब इन्वेंट्री डेज की रेशियो जो है ना, वो डेटर डेज की रेशियो देखते हुए जरा आप खुद निकालें, मतलब फॉर्मूला खुद बनाएं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये एक फॉर्मूला याद हो गया, एक फॉर्मूला, तो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सारी रेशियो हो जानी है उसी से। इधर देखो ना, यहां डेटर्स को डिवाइड किया था सेल से, तो वहां इन्वेंट्री को डिवाइड करोगे कॉस्ट ऑफ सेल से। ठीक है, तो फॉर्मूला बना एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365, और ये आ जाएंगे इन्वेंट्री डेज 365 से मल्टीप्लाई करने से। अच्छा, वैसे ये रेशियो बताएगी क्या, ऐसे जरा बता दो। अच्छा चलो छोड़ो, पहले कैलकुलेट कर लो। मेरा 113 दिन आए, देख लेते हैं, ठहर जाओ। स्टॉक कितना है जी? अगर सिर्फ क्लोजिंग होता तो यही उठा लेते, आसानी होती, लेकिन अगर बैलेंस शीट 2 है तो फिर एवरेज कर लेते हैं। तो 1600 जमा 4200 बटा 2 एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल 9330। तो एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365, ये है जी इन्वेंट्री डेज। तो मेरे आए हैं 113। आपके क्या हालात है? क्या मैंने तो अखीर आपको लीड में हरा दिया, अब हार गए हैं बेटा, आप लोग हार गए हैं। मेरे इन्वेंट्री डेज ज्यादा हैं, मैं इन्वेंट्री को रखे रखे खराब कर देता हूं, ऑब्सोलीट कर देता हूं, फिर सस्ते में बेचता हूं। ये सारी गलत बातें ही थी, ये होना सही नहीं है बिजनेस के लिए जो मैं कर रहा हूं। इन्वेंट्री डेज बताता क्या है? इन्वेंट्री डेज की रेशियो बताती है कि हमारी इन्वेंट्री कितने दिन में सेल में कन्वर्ट होती है। तो मेरी कंपनी की इन्वेंट्री सेल में 113 दिन बाद जाके कन्वर्ट होती है, जबकि आप तो माशाल्लाह 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 डेज का डी ही उड़ गया, ठहर दो जी बच्चों। तो आप, मैं 113 दिन पे हूं,
इन्वेंट्री डेज आप 53 दिन पे, तो आप बेटर हैं क्योंकि आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा जल्दी सेल में कन्वर्ट होगी, फिर ज़्यादा जल्दी पैसे आएंगे, फिर ज़्यादा जल्दी नई इन्वेंट्री खरीदोगे, फिर ज़्यादा जल्दी उसको बेच रहे होगे, तो सारी चीज़ों में आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो लिखो, मैं तो कहता हूँ लिखो भी खुद, जैसे ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, ये जरा इसको देखते हुए, डेटर्स कन्वर्ट होते हैं कैश में। ये आपसे इसलिए लिखवा रहा हूं कि बी कॉन्फिडेंट, कोई ऐसी मसले वाली चीज है जो संडे पे याद ना हो सके, बल्कि आप तो आज सैटरडे को याद करके सोएंगे, आएंगे यार संडे को और बहुत काम करने वाले हैं, कितना आसान काम है। ठीक है, इंशाल्लाह। तो डेटर्स कन्वर्ट होते हैं कैश में, इन्वेंट्री कन्वर्ट होती है सेल में। तो क्या लिखोगे, इधर देखो, इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स इन 113 days एज कंपेयर टू 53 days ऑफ कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर। क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि इन्वेंट्री और डेटर डेज का कम होना बेटर है। ठीक है, ये देखो, हाउएवर इट इज बेटर डॉट डॉट डॉट। इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स। ये हर एक के नीचे 3-3 4-4 लाइनें छोड़ रहे हो ना, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल रेशियोज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके नीचे तो मैं 2-4 बातें हर एक के नीचे लिखवाऊंगा, 2 से 3 बातें, जब पास पेपर करेंगे ना, अभी जरा बेस बन जाए, तो फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होपफुली 3 दिन में पास पेपर्स डिस्कस करके हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। चौथा भी लग सकता है। जब तक रिवीजन के साथ रेशो चलेगा, जब रेशो खत्म हो जाएगा तो बाकी सिर्फ रिवीजन चल पड़ेगी। सैटरडे तक आप इंशाल्लाह आना है और मैं कल इंशाल्लाह बैठ के सारी तैयारी कर लूँगा। होपफुली अगर मैंने कुछ बना लिया, मतलब कि क्या क्या करना है, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि आपको भी पता हो कि हमने क्या क्या करना है। अब वो जैसे जैसे होता जाएगा टिक करते जाएंगे, हफ्ते को इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ कर देंगे। ठीक है, उससे पहले कोई ना जाए प्लीज़। जैसे मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स हमने भी बनानी है, एनपीओ की थ्योरी हमने अभी पढ़नी है, कैश फ्लो के चलो एमसीक्यूज तो शायद आज फड़का देंगे हम, रेशो से बचेंगे ना वो करके, फिर कैश फ्लोज के एमसीक्यूज, टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, और अगर टाइम बचा तो फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स का सोचेंगे। ठीक है, बहरहाल यूट्यूब पे लेक्चर, हर लेक्चर एक्स्ट्रा जो है वो यूट्यूब पे जाएगा इंशाल्लाह, उसमें आपने परेशान नहीं होना। लेकिन परेशान तब होना जब जिस दिन लेक्चर अपलोड करवाया जाए उस दिन लेके ना सो, खाना छोड़ देना, सोना छोड़ देना, नमाज ना छोड़ना, और वो लेक्चर जो अपलोड हो वो उस दिन ना छोड़ना, ये मैं बता रहा हूँ, वरना समझो फिर वो गया तो गया। ठीक है ना, तो हिम्मत करके वो लेते जरूर है ना। यूट्यूब पे इसलिए डाला जाता है कि बच्चों को जेन्युइन मसला भी होता है, तो जेन्युइन मसले वाले बच्चे नहीं आते, तो उनके लिए वो डाला जाता है। बाकी सारे घर बैठ जाते हैं। आपकी क्लास तो माशाल्लाह शाम को आने 2-3 बच्चे, आप सारी क्लास सुबह वाली आती है, सारी क्लास आती है। ठीक है, तो देख लेना रिजल्ट्स में उनके कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है यार, अब तुम अपनी क्लास तुम देखो कितने बच्चे होते हैं, वो 90% से ऊपर बच्चे वो होते हैं, तो फिर अगर तुम आते भी हो तो तुम भी वैसे ही लगते हो कि सुबह वाले ही। अच्छा जी, देख लेते हैं। ओके, फिर मैं भी कोई 2:15 तक कोशिश करूंगा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आऊँ ताकि आपको, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है और सभी करना है, आज करें या कल। इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स लिख लिया जी, कन्वर्टेड इनटू सेल्स इन 113 days एज कंपेयर टू 53 days ऑफ कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीस रिजल्ट्स विद। अगली रेशियो क्रेडिटर डेज की बनाओ, इन देख के बनाओ, यानी एक डेटर की डेज वाली रेशो याद कर लो, वर्किंग कैपिटल की सारी रेशो उससे निकल आएंगी। टर्नओवर में भी उल्टाते ही हम रेशोज को, कुछ नहीं करते और, तो एक रेशो सिर्फ याद करनी है, बाकी सारी याद, सिर्फ इतना याद रखना है आपने, एवरेज डेटर ओवर सेल, इतना याद रख लो, डेटर ओवर सेल 7 रेशोज हो गई। हाँ जी, क्रेडिटर्स एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, लिखो एवरेज ओवर क्रेडिट परचेजेस। इस सफे पे ओ भाई क्या हो गया, एक्सक्यूज मी, ये वाले सफे पे, ये क्रेडिटर डेज एवरेज क्रेडिटर्स, इसी सफे पे आप लिख रहे हो। ठीक है ना, फॉर्मूला एवरेज क्रेडिटर्स ओवर क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। क्रेडिटर्स तो मुझे मिल गए बड़े सुकून से, ये देखो ये ट्रेड पेबल्स हैं, ये क्रेडिटर्स हैं बच्चों, 1800 3200, 1800 जमा 3200 बटा 2, परचेजेस नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सेल ले लेते हैं। ये आखिरी हल है जो मैंने पहले बोल दिया। अगर परचेजेस किसी भी तरह से सवाल में से निकल ना सकें तो फिर मजबूरी के दर्जे में इसको कॉस्ट ऑफ सेल ले लेना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में परचेज पड़ी होती है। लेकिन आज ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, हम इन्वेंट्री का लेजर बनाना जानते हैं, कैश फ्लो का टॉपिक करके आए हैं, एनपीओ का टॉपिक करके आए हैं, हर सवाल में इन्वेंट्री का लेजर बनाते थे, याद है, डायरेक्ट कैश फ्लो में और एनपीओ में। तो इन्वेंट्री के लेजर में क्या होता था, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल। अब इन्वेंट्री हमें मालूम है, ओपनिंग, क्लोजिंग,
कॉस्ट ऑफ सेल सवाल में गिवन है तो परचेजेस को बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। अगर इस सवाल में बैलेंस शीट गिवन ना होती तो फिर वो बफलो ब्राउन थी, मजबूरी थी, जिसमें हमने क्या करना था, कॉस्ट ऑफ सेल को डिनोमिनेटर में ले लेना था। लेकिन अभी ऐसी कोई बफलो ब्राउन नहीं है, सारी ब्लैक ब्लैक हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री का लेजर बनाएंगे, ओपनिंग 1600, क्लोजिंग 4200, ये गिवन है सवाल में। परचेजेस मेरी कंपनी की आ गई 11,930। ये जरा नई चीज है इसलिए जरा नोट कर लो, ये अलग से वर्किंग कर लो ना, कहीं सजे खबे सफे के टॉप पे या बॉटम पे या सवाल में कहीं पे भी। जी बच्चों, रेशो निकलेगी क्रेडिटर डेज वाली कैसे, एवरेज क्रेडिटर्स ओवर क्रेडिट। सवाल खामोश है तो सारी परचेज क्रेडिटर यूज करेंगे ना। इन्वेंट्री के लेजर में यहाँ पे क्रेडिटर आता था तो परचेज मैंने लिख लिया आसानी के लिए, वही क्रेडिटर, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है जी, एवरेज क्रेडिटर्स ओवर क्रेडिट परचेजेस इनटू 365 डेज। एवरेज क्रेडिटर्स बैलेंस शीट से निकल आए, परचेजेस मैंने वर्किंग 1 में निकाली है, यहाँ वर्किंग 1 लिख लो, ये वर्किंग 1, ये वर्किंग करना पड़ी, ठीक है। और 76 डेज है मेरे क्रेडिटर्स, यानी मैं क्रेडिटर्स को, मेरी कंपनी क्रेडिटर्स को 76 डेज में पेमेंट करती है, जबकि आपकी कंपनी जी, आपकी कंपनी क्या हालात है, परचेजेस निकालनी पड़ेंगी आपको भी परचेजेस निकालनी पड़ेंगी। तो बैलेंस शीट से उठाओ इन्वेंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ सेल तो वही 9330 सेम है, और आपकी कंपनी की परचेजेस भी निकलेंगी। आपकी कंपनी की परचेजेस निकली हैं, आपकी कंपनी की परचेजेस निकली हैं 9630, ओपनिंग क्लोजिंग ये तो सेम है दोनों का, और ये परचेजेस, ठीक है। अब आपकी कंपनी के एवरेज क्रेडिटर्स को डिवाइड करेंगे आप 9630 से, 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। यानी ये बात आप कह रहे हैं कि मैं 77 डेज में क्रेडिटर्स को पेमेंट करता हूं, जबकि आपकी कंपनी 61 डेज में। मैं अच्छा हूं ना, मैं अच्छा हूं ना, आप बुरे हैं। यहाँ पे हमने ऐसी बात ही नहीं करनी। यहाँ पे हम देखो, हो सकता है मुझे भी 30 दिन का क्रेडिट पीरियड मिला हो, आपको भी 30 दिन का, फिर तो दोनों ही बुरे हैं भाई, दोनों को अगली बार बाजार से उधार नहीं मिलने वाला। और हो सकता है मुझे 90 दिन का क्रेडिट मिला हो और आपको 60 दिन का मिला हो, तो फिर कहा जा सकता है कि यार कुछ और लेट कर लेते, आपको तो अलाउड था, क्योंकि ये जितने ज़्यादा हो उतने बेटर हैं। और यहाँ कहा जा सकता है जी तकरीबन क्रेडिट टाइम में ही दे दिया, एक आध दिन तो देर सवेर हो ही जाती है। मुझे 80 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउड था, आपको 40 दिन का अलाउड था, तो फिर मैं टाइम में हूँ, आप लेट हो गए। तो ये सारी बातें या तो वो क्रेडिट पीरियड अलाउड बता दे तो हम कर लेंगे, और अगर क्रेडिट पीरियड अलाउड नहीं बताएगा तो हम यूं नहीं कहेंगे कि हायर इज बेटर। हमने क्रेडिटर डेज को मैक्सिमम तो करना है, लेकिन कितना, जितना अलाउड पीरियड होता है क्रेडिटर की तरफ से। 4 दिन इसने बोला था काशान ने, तो 4 दिन से 1 दिन पहले या 4 दिन में दूं तो ठीक है, इसके बाद अगर दूंगा तो फिर मेरी गुडविल खराब होगी, मार्केट के अंदर नाम खराब होगा, अगली बार उधार नहीं मिलेगा लोगों से, ठीक है। तो क्रेडिटर डेज को मैक्सिमम करने की कोशिश तो करनी है, लेकिन ये बात बोलनी है कि जी हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्रेडिट पीरियड अलाउड को देखना पसंद करेंगे, ठीक है। इसलिए हायर इज बेटर मत बोलना, ओके, ठीक है। तो लिखो, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर पेइंग, यूं लिख लो बल्कि, क्रेडिटर कंपनी एक्स पेज इट्स क्रेडिटर्स, पेज को सेटल्स भी लिख सकते हैं जो अच्छा लगे। कंपनी एक्स पेज इट्स क्रेडिटर्स इन 76 डेज एज कंपेयर टू 61 डेज ऑफ कंपनी वाई। अब आगे आप वही बात करने लगे थे हायर को देख के, लेकिन याद आया कि इस रेशो को ऐसे नहीं करना, तो आपने क्या लिखा, हाउएवर एनी डिसीजन शैल बी मेड आफ्टर कंसिडरिंग अलाउड क्रेडिट पीरियड। यहां पे हम यूं लिख भी सकते हैं कि क्रेडिट पीरियड शुड बी मैक्सिमाइज्ड, ठीक है ना। वो जब रेशो आगे जब पास में जाएंगे तो एक आधी बात और लिखवा दूंगा, ठीक है ना। मैक्सिमाइज करना है, लेकिन यहां पर तो मैं बेस बना रहा हूं ना अभी, तो बेस मैंने ये कहा कि हायर को बेटर ना कहना, आप ये कहो कि जो भी डिसीजन हमने लेना है वो क्रेडिट पीरियड अलाउड को देख कर लेना, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्री एवरेज और ओन परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर्स को देखना चाहिए, कोई मसला नहीं है, इसको भी देख सकते हैं। यानी कि आप यूं कहो कि आप क्रेडिटर को 60 दिन में पैसे देते हो और आपकी सारी इंडस्ट्री 90 दिन में दे रही है, तो पागल हो, आप भी क्रेडिटर से 30 दिन का और उधार अप्रूव कराओ, ठीक है ना। आप पिछले साल तक 30 दिन में पैसे देते थे, इस दफा आपने 25 दिन में किया, चलो अच्छा यार, आप लोगों ने जल्दी पे करनी है, जो भी डिसीजन लेना होगा बहरहाल वो इसको आप इंडस्ट्री एवरेज या ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 3 रेशोज हो गई जी,
बोलो वर्किंग कैपिटल की 3 रेशोज हो गई, 3-4 लाइनें छोड़कर चौथी रेशो लिखो इसकी, यानी नंबरिंग वही चल रही होगी 5, 6, 7, अब 8वां नंबर आ जाएगा ऐसे क्या। नंबर 8 लिखो वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल। भाई ये मैंने रेशोज आपको सारी पहले करवा दी थी, तो बस अंग्रेजियां मार रहे हैं, फॉर्मूले लिख रहे हैं। बताओ वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगा। उसको निकालने के लिए ऊपर वाली 3 रेशो जरूरी थी पहले, इसलिए वो निकालेंगे। डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज लेस क्रेडिटर डेज, ठीक है। तो अब कहीं नहीं जा रहा मैं सवाल सबूल में, मेरे पास ये सब पड़ा हुआ है। मेरी कंपनी के डेटर डेज 65 जमा क्रेडिटर इन्वेंट्री डेज 113 माइनस क्रेडिटर डेज 76, तो मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल आ गया 102 दिन, 102 डेज। आप जल्दी से बताएं क्या हालात हैं आपके। ये वैसे आसान है ना, ये टॉपिक आसान है ना, ये सबसे आसान है यकीन करो, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक बात है जिस वजह से मैं लिमिट कर रहा हूं आपको कि कम से कम आसान है ना। हर कोई कहता है यार इस पे तो मैंने तबाही मचा देनी है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लंबी लंबी कहानियां लिखने बैठ जाते हैं। हर कोई अपनी तबाह आजमाई करता है ना, कहते थे मैं हाथ सीधा कर सकता हूँ, वो हाथ सीधा करने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसमें लिमिट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इसलिए सिर्फ 3-4 पॉइंट्स हर रेशो के लिखवाऊंगा और कहूंगा बस इसी में रहते हुए बात करना यार, आपके 70% मार्क्स 80% मार्क्स आ जाएंगे। काफी आया ही नहीं था, लास्ट टाइम एमसीक्यूज आए थे 2-4 नंबर, कोई नहीं, इस दफा आ जाएगा। यही टॉपिक आता था, तुम लास्ट टाइम वाले वर्किंग कैपिटल 38 डेज, आपका तो हाल ही कोई नहीं, मैंने सही आपको पिछाड़ा है यहां पे। आई एम बेटर, तो जाहिर है मैं अकेला बंदा हूं, मुझे इन्वेंट्री बेचने के लिए एक बंदा हूं, इंतजार करना पड़ता है, एक बंदे को मिलते हुए देर लगती है। आप तो ऐसे, ये सारी सेल टीम है, ये चीज अभी बनती बाद में है, बेची पहले खड़े होते हैं। डेटर से पैसे लेने में मुझे तंगी आती है, ठीक है। आप लोगों ने ये सारे हर रोज आते जाते हुए घर आना है, कॉलेज आना है, आने जाने, डेटर के दरवाजा खटखट भाई पैसे दे दें। आप तो कर सकते हैं ये काम भाई, आपके अगर वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो कम है तो कोई बात नहीं, मेरी तो अपनी मजबूरियां नहीं। खैर मैं तो वैसे कह रहा था, आप बेटर है, बहरहाल आप बेटर है, ठीक है। आप अपनी कंपनी का उजम देखें और मुझे देखें, मैं तो अकेला हूं ना, ठीक है। तो बहरहाल आप बेटर है, ओके। तो लिखें वर्किंग कैपिटल। अच्छा इसका मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल कौन अच्छा मैनेज कर रहा है। आप लोग ज्यादा अच्छा मैनेज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल को, मैं अच्छा मैनेज नहीं कर रहा। और दूसरा मतलब ये भी मैंने आपको बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो, कि मुझे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट चाहिए 113 दिन की, आपको सिर्फ, ठीक है ना। और सही है, ये बातें बेस बना रही हैं इस टॉपिक की भी और आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की भी, बीएफडी हो गया, एमएफए वगैरह। एमएफए में तो पता नहीं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, कोई एमएफए पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा, सर से पूछूंगा सर आसिफ। अच्छा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसमें, वाह जी वाह, फिर तो जबरदस्त हो गया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है बेटा उसमें, जबरदस्त। अच्छा किया आपने, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। उसमें ना बंदा इस तरह से कहता है कि यार आपको लोन लिया हुआ है बैंक से, उस पर अगर 12% देना है तो डेटर से पैसे जल्दी लेके उसे डिस्काउंट दे दो। उसको जितना डिस्काउंट दिया, बैंक का लोन अगर उससे ज्यादा है तो अच्छा है, डेटर्स को डिस्काउंट देके उनसे पैसे लेके वापस कर दो, क्रेडिटर को ना कि बैंक से लो। इस तरह के डिसीजन ले रहे होते हो आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, यू विल एंजॉय इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। और ये आप लोगों का काम है असल में, जो आप फाइनेंस मैनेजर आगे लगते हैं। फाइनेंस मैनेजर क्या होता है, फाइनेंस को ही तो मैनेज करना है, वर्किंग कैपिटल को तो मैनेज करना है। या मिनट बाद सेठ साहब दी जरा ना दफ्तर से गए हो, सर जी तनखावा कोई नहीं, करो पैसे ले आओ। अगले दिन सर जी किराया देना, करो पैसे लाओ। यार मैं कारोबार किया, तेनू कादे लिए रखा यार, घरों ले आओ, मैनेज करो यार इसको। चीजें बेची हुई हैं, पैसे निकलवाओ उनसे, बैंक से लोन लो, मेरा मसला है, करो मैनेज, यू आर द फाइनेंस मैनेजर। तो ये काम हम लोग करते हैं हमारे, ठीक है। अच्छा सुनो जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप अच्छी कर रहे हैं, लिखें वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों नाम है इसके। ऑफ कंपनी एक्स इज 102 डेज as compared to 38 days of company Y. Therefore, company Y is better because it is managing its working capital more efficiently. ये आगे मैंने दूसरी बात भी लिख दी ताकि आपको याद रह जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। वर्किंग कैपिटल साइकिल मीन्स फॉर हाउ मेनी डेज बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू अरेंज फंड्स टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। अगली बात तो है हाउ इट इज डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नहीं सही, लिखें। मैंने पिछली क्लास में मेहनत कर ली है ना, तो उनको ऐसे बोलकर फिर कहा था ठहरो मैं लिख देता हूं, फिर मैंने कहा लिख के, हाँ लिखो। आपको मैं कह रहा हूं बोलकर लिखो, लिखना नहीं पड़ा मुझे।
मेरे पे बैठ जाए, कोई नहीं, इधर ही बैठा रहा हूँ मैं, आपको पिछली क्लास में देखा आपने, उधर गए ही नहीं, आ जाओ, नोट्स बना रहे हैं ना असल में। जी डन। अच्छा, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप लोग जानबूझ के टाइम ज़्यादा लगाएं। अच्छा, ज़्यादा टाइम लगाने से मुझे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अब तो सारा सीधा, एक एक मिनट आपका इस वक्त इतना कीमती है कि आप लोगों को उसका पता ही नहीं है। कर लें लेटर, आराम से, कोई इतवार लगा लेंगे, वो जो 5 तारीख वाला है, 4 को नहीं छुट्टी करेंगे, एक दिन और आ जाना। अब तो हो ही जाना। अच्छा जी, ये हैं 4 रेशोज मेन जो वर्किंग कैपिटल की हैं। अगली 3 रेशोज जो है ना, वो पहली 3 रेशोज को ही एक और तरीके से देखने का नाम है और कुछ नहीं। जैसे डेटर टर्नओवर रेशो जो है वो ये बताती है, टाइम्स में होगी। टर्नओवर रेशोज मैंने आपको बताया टाइम्स में होती है, ठीक है ना। लिक्विडिटी भी टाइम में आएगी, 12 लोग बाद में देखते हैं। टर्नओवर रेशो टाइम्स में आती है। तो हम डेटर टर्नओवर रेशो में पता है क्या बताएंगे, डेटर डेज में क्या बता रहे थे, कितने दिन में डेटर कैश में कन्वर्ट हुआ। डेटर टर्नओवर बताएंगे कितनी दफा साल में कन्वर्ट हुआ, कितनी दफा, ठीक है। वो दफा वो वाला नहीं, दफा दूर वाला। अच्छा, अब सुनो, डेटर टर्नओवर के लिए दोबारा कोई याद, मैंने कहा था ये 7 की 7 रेशोज में, चौथी तो वो है ना वर्किंग कैपिटल, वो तो वैसे ही आपको अलग याद है। बाकी 6 रेशोज में सिर्फ पहली रेशो हमने याद की थी, इसी से क्रेडिटर वाली भी समझ आई, इसी से इन्वेंट्री वाली भी, दोबारा याद तो नहीं करनी पड़ी ना। अब डेटर टर्नओवर रेशो भी इसी से ही समझ में आती है। क्या करना है, जैसे नाम है टर्नओवर, तो रेशो को भी क्या कर दो, टर्नओवर। रेशो क्या कर दो, उल्टा दो, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। 360 से मल्टीप्लाई ना करना क्योंकि ये टाइम्स में आनी, ठीक है। अब लेकिन एक बात है, जैसे रेशो उलट गई वैसे ही डिसीजन भी उल्टेगा। क्या मतलब, यहां पे कम से कम अच्छा था, वहां पे ज्यादा से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पे हमने क्या कहा था, इतने दिन में डेटर्स कैश लाते हैं, वहां पे कह रहे हैं इतनी दफा साल में लाते हैं। तो जितने दिन कम से कम में लाएं वो बेहतर था, और जितनी दफा साल में लाएं वो ज्यादा, ठीक है, वो बेहतर होता है, ठीक है ना। तो चलो अगली रेशो की हेडिंग दो, डेटर टर्नओवर रेशो। ये सिर्फ तब हम करते हैं सवाल में कैलकुलेट जब सवाल एक्सप्रेसली कह दे टर्नओवर रेशो, वरना डेटर डेज कहे, डेटर की रेशो कहे, डेटर टर्नओवर के साथ डेज कहे, हम हर सूरत में अपनी इन्हीं रेशोज की तरफ जाते हैं। ये बात समझे हो, पास से समझाऊंगा भी सही, जब रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे वहां पर ये आएगी ना, जब एप्लीकेशन आएगी वहां भी बताऊंगा, लेकिन वैसे अभी भी बता दूं, डेटर वो कहे डेटर की रेशो निकालो डेज, वो कहे डेटर डेज की निकालो फिर तो डेज, वो कह दे डेटर टर्नओवर डेज डेज फिर भी डेज। डेटर टर्नओवर रेशो सिर्फ तब निकालनी जब सिर्फ वो ये लफ्ज लिखे, डेटर टर्नओवर की रेशो निकालो एक्सप्रेसली, ओके। वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल रेशोज कहे, नंबर बराबर से बराबर ही हो, तो बस यही 4, वो नहीं, क्योंकि एक ही चीज को 2 तरह से देखने का काम है ना। तो बोलो, अच्छा बहरहाल जी, डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला आप लोग बताएं जरा मुझे, क्रेडिट। तो अगेन बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, डेटर्स ओवर सेल्स, डेटर ओवर सेल, फिर यहां पे लिखोगे एवरेज डेटर ओवर क्रेडिट सेल्स, फिर उसी को देखते हुए इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल, उसी को देखते हुए क्रेडिटर ओवर परचेज, फिर इसी को देखते हुए उलट। तो फॉर्मूला एक ही याद किया हमने, ज्यादा चीजें याद नहीं करते, हमें आदत ही नहीं है, बड़े सुस्त लोग हैं हम, है ना। अच्छा, तो डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिट सेल्स ओवर, याद करने वाली चीज और थोड़ी है, टैक्स है, लॉ है, फिर अकाउंटिंग भी याद करने लग जाए तो फिर तो कोई बात ना हो जी, इसको तो प्रैक्टिस करते हैं बस, कॉन्सेप्ट लेते हैं बस, ठीक है, फिर उसे अप्लाई भी बच्चे में करना है। क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स, इंटू कुछ नहीं, टाइम्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये डाटा तो सारा मेरे पास मौजूद है, बस इसको उल्टा के लिखना है, 12,000 डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाला फ्रैक्शन, ठीक है। तो आंसर आया मेरा 6 टाइम्स। मेरा आंसर क्या आ रहा है जी, 6 टाइम्स। आप भी बताएं। मेरे पास कंपनी वाई का डाटा नहीं है कि मैं आपको यूं करके दिखा दूं कि जी चलो इससे उल्टा लो, इसलिए आपने खुद ही निकाली थी कंपनी वाई की रेशो, अब खुद ही निकालें ये कंपनी वाई की रेशो, वो तो आपकी कंपनी है ना, मेरी थोड़ी, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। 8 टाइम्स, चलो ये चेक कर लेते हैं कि आपने सही निकाला या नहीं जी। 5.6 को हमने 6 कर दिया, चलो 6 टाइम्स और 8 टाइम्स। बड़े आए, हम बेटर हैं क्योंकि हम कम हैं। अब मैं कम हूं, अब हम बेटर हैं, अब हम कम हैं तो हम बेटर हैं। डेटर डेज में आप कम थे तो आप बेटर थे, डेटर टर्नओवर में हम कम है तो हम बेटर हैं, क्योंकि लोअर इज बेटर। डिसीजन उलट गया है। यहां पे हम ये कह रहे थे कि 113 इधर गए, ये तो इन्वेंट्री है, सॉरी 65 दिन, ठीक है। यहां पे मैं ये कह रहा था मेरे डेटर्स 65 दिन में पैसे देते हैं, आपने कहा और हमारे 46 दिन में देते हैं, वही यार बेटर, आपने कहा। यहां पे आए
मैंने कहा मेरे डेटर साल में 6 दफा पैसे देते हैं, आपने कहा हमारे 8 दफा देते हैं, इसलिए हम फिर बेटर। और जाहिर सी बात है डेटर्स को ही देखने का एक तरीका ये है, दूसरा ये है, तो रेशो बदलने से डिसीजन थोड़ा ही बदल जाना था, बेटर तो वाई नहीं रहना था। बात समझे हो? यहां पे मैंने क्या कहा, मेरे डेटर्स 65 दिन में पैसे देते हैं, आपने कहा हमारे 46 दिन में देते हैं, वी आर बेटर। यहां पे मैंने कहा मेरे डेटर्स साल में 6 दफा पैसे देते हैं, आपने कहा 8 दफा देते हैं, यहां पे भी हम बेटर ज्यादा दफा पैसे देते हैं, मतलब कम दिन में देते हैं। ज्यादा दफा पैसे देते हैं मतलब कम दिन में देते हैं, कम दिन में देंगे साल के दौरान, तभी तो ज्यादा दफा देंगे ना। तो ये है असल कहानी। तो टर्नओवर में जैसे रेशियो टर्नओवर की, वैसे ही डिसीजन भी टर्नओवर हो गया। ठीक है, लिखो इंटरप्रिटेशन। बात वही, आप खुद भी लिख सकते हैं। ये देखें, डेटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश 6 टाइम्स इन अ ईयर। 6 टाइम्स इन अ ईयर मेरी कंपनी, ठीक है, एज कंपेयर टू 8 टाइम्स ऑफ योर कंपनी, देयरफॉर योर कंपनी इज अगेन बेटर। हाउएवर डॉट डॉट डॉट, नहीं, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर डॉट डॉट डॉट। समझ तो नहीं आ रही? यही मसला है इस टॉपिक का, इसकी आसानी, ये ज्यादा खतरा तो यही है इसका। इसीलिए मैंने कहा पहले मैं सिर्फ ये 2 लिखवा के ना फिर पास पेपर डिस्कस कर दिया करता था कि यार चलो जो आपका दिल करे वो खुद ऐड कर लेना। उसमें भी मतलब मुझे यही डर लगा और बच्चों से यही लगता था, वो जब लिखवाता था तो लगता था कि ये फिर कहानियां लिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ पे जगह छुड़वा के खुद ही 2-2 3-3 लाइनें और ऐड करवा दो, इन्होंने नहीं मुड़ना सर सैयद का नोट लिखने दो। तो बेहतर है कि इनको 2 या 4-4 पॉइंट लिखा दूं ताकि इनको कुछ मटीरियल मिल जाए, हाँ बस ठीक है ये काफी है, ताकि वही लिख कर आ जाए, खुद से कुछ ना लिखें। मतलब खुद से ही लिख रहे हैं ये आप लोग, समझ के, इसमें कोई रट्टा, एक लफ्ज का रट्टा नहीं है, हर चीज आपने समझ के लिखी है। बस कोशिश ये कर रहे हैं कि ये कम से कम हो और ज्यादा चीजें इसके अंदर कवर हो जाए, वरना हर चीज आप समझ के लिख रहे हैं, इसमें कोई रट्टा नहीं है। ये समझ के आपने लिखा है और फिर यही बार बार पढ़ने से आप रिकॉल कर लेंगे बस बच्चे के अंदर, ये टारगेट है जी। नेक्स्ट है जी इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री डेज की रेशो को मैंने उल्टा देना है ऐसे, और मेरे पास आना है इसका आंसर 3 टाइम्स, यानी मेरी इन्वेंट्री साल में 3 दफा सेल में कन्वर्ट होती है। आप बताओ, सारे निकालो। मेरी इन्वेंट्री साल में, रैप्टे ना करा लें, मेरी इन्वेंट्री साल में 3 दफा सेल में कन्वर्ट होती है। आप आओ ना मैदान में, बताओ ना कहां लिखा बेटर, डेज को देख के पता लग गया था। यानी कि अगर इन्वेंट्री डेज की एक बात सुन लो ऐसे ही जरा, चलो कैलकुलेट कर लो, अल्लाह करे मुझे बात भूले ना, मैं याद रखता हूँ इन्वेंट्री डेज की। साकिब को बेचारा इतनी लिस्ट हो गई है उसके पास, वो बातें लिखता रहता है बस। साकिब इज अ वेरी गुड पर्सन। आप लोगों को कभी तंग किया साकिब ने? दुआ किया करो, उसका ऑडिट फंसा हुआ है बेचारे का, 2 अटेम्प्ट हो गए। मैंने उसे कह दिया बस इस बार तुम पास हो या ना हो, तुम्हें यहाँ पे मैं लाहौर में भी नहीं देखना पसंद करना, तो खुद ही पास कर लेगा, जाएगा जहां अल्लाह चाहेंगे भाई। अच्छा भाई इधर देखो, बात ये करने लगा था मैं, जैसे भाई ने किया, कहते जी इन्वेंट्री डेज को देखकर पता लग रहा है यहाँ पे भी हम ही बेटर होंगे, तो इसका मतलब पर्चे में अगर वो इन्वेंट्री या डेटर डेज मांगे तो रोब झाड़ने के लिए ना आप फटाफट रेशो फॉर्मूला तो लिखा पड़ा होगा, इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला तो लिखा पड़ा होगा, कैलकुलेटर पे ही इसको उल्टा करना, टाइम्स निकाल लेना, और साथ ही ना वो भी झाड़ देना थोड़ा सा अपना का नॉलेज, यूं लिखना कि डेटर्स ऑफ कंपनी, इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल इन 113 डेज और 3 टाइम्स अ ईयर। बस आगे चले जाना, फॉर्मूला भी लिखा पड़ा होता है, तो साथ ही उसको कैलकुलेटर पे उल्टा, क्या मसला है, एक चीज और लिखने से उसको पता लग जाएगा, वाह वाह बच्चा माशाल्लाह जबरदस्त, ठीक है। तो अभी लिखवाई अलग अलग करके, लेकिन अगर वो सिर्फ एक ही मांगे तो हम उसी के अंदर टाइम्स को भी देख, या अगर वो 2 अलग कर दे तब भी टाइम्स को इकट्ठा कर सकते हैं बीच में, कैलकुलेशन सिर्फ अलग शो करनी होती है, ठीक है। तो लिखें जी, इन्वेंट्री ऑफ कंपनी एक्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स 3 टाइम्स इन अ ईयर एज कंपेयर टू 7 टाइम्स ऑफ कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी वाई इज बेटर, हाउएवर इट इज डॉट डॉट डॉट। चलें जी, अब ये क्या वैसे लिखना आपने, अब ये तो खुद भी लिख सकते हैं आप, इतनी तजर्बा हो गया। यानी मेरी कोशिश बहरहाल यही थी कि एक जैसी चीज लिखी जाए ताकि वो आप खुद लिखने के काबिल हो। ये लिखा हुआ है मेरी कंपनी एक्स है 3 टाइम्स, लेकिन वो ये आपने नहीं देखा था, ये 7 टाइम्स। आप सही हैं, मैं तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ ना, फिर पर्चे में ये फॉर्मेट चला सकते हैं आप। जैसे ये टॉपिक शुरू में हो जाना चाहिए, है ना, पता लगे काउंटिंग आसान है।
असल में ना उस्ताद के भी दिमाग के ऊपर ना वो मुश्किल चीज़ें सवार होती हैं, तो उसकी कोशिश होती है बस पहले अब आइए 16 सबसे पहले यही करवाने की कोशिश इसलिए की जाती है कि आपने आप तो खुद देख लिया, अभी यहाँ पर भी इंशाल्लाह टच देगा वो अपना IS 16 कि कहीं पे जान नहीं छूटी EPS के अलावा, तो सबसे पहले उसको करना इसीलिए मजबूरी थी। ठीक है, उसके बाद फिर 2-4 आसान उसके साथ मिलते हुए कर लिए, फिर कोशिश यही होती है कि बंदा ज़रा मुश्किल चीज़ कर ले फिर उससे आसान की तरफ जाए। AC को 23 पे करवा दें जी, 23 पे करवा दें जी, मैंने कहा 23 पे करवा दें बटा 2 टॉस, ऑप्शन है तुम्हारे पास, टॉस करोगे 23 पे करवा दो का। अच्छा जी, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो उल्टा दो, ये डाटा लिखा हुआ है इसको उल्टा दें 5 टाइम्स। मैं अपने क्रेडिटर्स को साल में 5 दफा पेमेंट करता हूं, आपका क्या हाल है? आप 6 दफा करते हैं पेमेंट, लेकिन मैं बेटर हूं ना आप। क्रेडिट टर्म्स हैं वो बेटर चीज जिनको देखकर हम डिसीजन लेंगे। ओके, इधर देखें जी, ये तो 5 टाइम्स मेरी रेशो होगी। किसी ने अगर ये फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लेना, फिर मैं आगे चलूं। शाम वाली क्लास में एक बार ये सारे फॉर्मूला सामने लिख दूंगा ताकि कोई तस्वीर खींच लो, चेक करना हो तो किसी ने। अच्छा जी, अब आपकी कंपनी क्या हालात है? 6 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स। ठीक है जी, मेरी कंपनी 5 टाइम्स पे करती है क्रेडिटर्स को, आपकी कंपनी 6 टाइम्स। लिखो कंपनी X पेज, ये X है, Y लग रहा है। कंपनी X पेज its creditors 5 times a year as compared to 6 times of company Y. However, any decision shall be made after considering allowed credit period. और अगला however it is better भी लिख लें। भाई अब इंपॉर्टेंट रेशो आई है, तुम जा रहे हो, यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, तुम तो जाते हो। उन्हें कहा कोई नहीं है, हमें शुगर ही है मुंडिया, तुमने लिखा दिखा दी तो समझ आ रहा है, अगली रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ये 7 रेशोज हैं हमारी वर्किंग कैपिटल की। अभी मैंने 4 रेशोज पढ़ाई प्रॉफिटेबिलिटी की, शाम वाली क्लास में उनमें 3 सिंपल सी रेशोज ऐड करूंगा, नेट प्रॉफिट ओवर सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल और सेलिंग एक्सपेंस ओवर सेल। वो क्वेश्चन 2 से निकलनी है, ठीक है, उधर ही रहे उधर ही। और उसके बाद वो 6 हो जाएंगी। 7 हैं वर्किंग कैपिटल रेशोज, 13 हो गई, 2 हैं लिक्विडिटी रेशोज, 15 हो गई, 1 डेट रेशो है और 1 मैं और ऐड करूंगा और 1 मैं शायद और ऐड करूं, यानी टोटल 18 भी रखेंगे। नहीं मैंने नहीं कहा था, मैंने 20 कहा था। बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 रेशोज कह दी है ना, तो वो सवाल जो है ना यहाँ पे अगर आप गौर करें, 3 ही कही हुई थी मेरे ख्याल में उन्होंने भी। नहीं इधर, अच्छा हाँ, इधर एक छोटी सी रेशो और होनी चाहिए, छोटी सी एक और रेशो होनी चाहिए, वो है, वो यहाँ नहीं लिखी हुई, वो मैं आपको बता दूंगा, वो है परसेंटेज ग्रोथ इन सेल की। बाहर लो देख लेते हैं कब लिखनी है, कहाँ लिखनी है। इधर देखें जी, फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी की 4 रेशोज पढ़ाई, 4। फिर वर्किंग कैपिटल पे आए, वर्किंग कैपिटल की हमने 4 ये और आगे टर्नओवर 3 ये, 7 रेशोज ये, ठीक है। ओके, अब अगली हेडिंग बनाएं लिक्विडिटी रेशियोज की। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इनमें पिछली क्लास के अंदर जो कि मैं 10-1 मिनट लेट हो गया था, तो मैंने करंट रेशियो कंप्लीट करवाई और एक क्विक रेशियो होती है, 2 ही हैं, वो नहीं करवाई थी। तो करंट रेशियो जहां खत्म होगी भाई, वहां से टाइम नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, करंट रेशियो बताती क्या है? अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, लिक्विडिटी रेशियोज नहीं, इसका नाम लिखना है करंट रेशियो। वो तो हेडिंग हुई ना, 2 ही हैं बस जी। करंट रेशियो पहले सुन ले बातें, फिर लिखवा देता हूं। लिखवाने में मैंने कौन सी कंजूसी किया है? आपको एक लफ्ज लिखवा रहा हूं, डिक्टेशन दे रहा हूं, बस कर दें, इतना लालच तो ना करें, इतना लालच अच्छा नहीं होता। सुन तो लें पहले। करंट रेशियो क्या बताती है? वही बात जो इसको मैंने कही थी कि टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, इसके अब्बा के पास कितने करंट एसेट्स पड़े हैं? कौन से एसेट? क्योंकि खतरा क्या है इसको पड़ा हुआ, तो ये हाँ, ये घर पे बैठा करंट रेशियो कोई देखा करेगा। आप देखो ना, इस यूजर की नीड देखो, यूजर की नीड क्या है? मेरी शादी वाला प्लॉट, मैंने वहां घर बनाना है, बेचना तो नहीं शायद आपने, लेकिन मेरी शादी वाला प्लॉट बिक ना जाए। करंट लायबिलिटीज को पे करने की
जो इस्तेदाद है वो अब्बा जी करंट एसेट से बनी रहे, नहीं तो कुछ मैं भी हेल्प करता रहूंगा वो ना हो। ठीक है, तो करंट रेशियो क्या बताती है? एबिलिटी ऑफ ये लिक्विडिटी है, कंपनी कितनी एबल है अपने डेट्स को पे करने की। ठीक है, तो लिक्विडिटी ये देख रहे होते हैं, लिक्विडिटी में ये देख रहे होते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कह रहे हैं? कंपनी की एबिलिटी, ये रेशियो बताती है कंपनी की एबिलिटी टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ लैंड बिल्डिंग। नहीं, बिजली का बिल पे करना है तो या तो डेटर से पैसे लाओ, या इन्वेंट्री को बेचो, या कैश पड़ा है बैंक में या दराज में वो इस्तेमाल करो, अपने लैंड को पीपीई को नहीं बेचने लग जाना। बात समझ आई? तो करंट रेशो जो लिक्विडिटी की पहली रेशो है उसके अंदर हमने क्या देखना है? एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ इट्स करंट एसेट। ये भी बात मैं लिखवा दूंगा इंशाल्लाह, ये भी लिखवाने लगा। ठीक है, तो सबसे पहली रेशो है करंट रेशो। निकलेगी कैसे? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टाइम्स। भाई इधर देखो, यहां पे हैं तो ये भी एसेट्स, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट आइटम है ना, इसको एवरेज नहीं कर देना। सोचो क्यों क्यों क्यों, सोचो क्यों नहीं, सोचो क्यों, सोचो क्यों। इसलिए बेटा कि बैलेंस शीट डेट पे खड़े होकर हम ये कहते हैं इतने रुपए की लायबिलिटी हम पे इस वक्त है, जिसको पे करने के लिए इतने करंट एसेट्स हमारे पास है। इसमें एवरेज की तुक नहीं बनती ना, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एवरेज, एवरेज लायबिलिटी। भाई एवरेज लायबिलिटी पे करते हैं हम या क्लोजिंग लायबिलिटी पे करते हैं? इसलिए यहां पर इस रेशियो में आपने क्लोजिंग लेना है, एवरेज नहीं करना, एवरेज नहीं करना। ओके, तो मैंने कहा था जब रेशियो आएगी ना ऐसे ही वो खुद बताएगी कि मुझे एवरेज ना करो। ठीक है, अच्छा, तो करंट एसेट्स मेरे सवाल के अंदर, मेरी कंपनी किधर है? मेरी कंपनी, मेरी कंपनी करंट एसेट्स ये रहे 7100 8900, लेकिन एवरेज नहीं करना, सिर्फ करंट एसेट्स। और इनको मैं डिवाइड करूंगा करंट लायबिलिटी से 38, एवरेज नहीं करना, और इसको मल्टीप्लाई 100 से भी नहीं करना, ये भी टाइम्स में है। जैसे एसेट टर्नओवर ने बताया था 1 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड डालें तो कितनी सेल आती है, वैसे ये रेशो के अंदर ना करंट एसेट्स ऊपर पड़े हैं, करंट लायबिलिटीज नीचे हैं, तो ये बता रही है 1 रुपया करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कितने रुपए करंट एसेट्स पड़े हैं। ठीक है, तो रेशो बनेगी 8900 डिवाइडेड बाय 3800, 8900 डिवाइडेड बाय 3800, ये आ गया 2.3 टाइम्स। जी चलें, आप अपनी कंपनी की भी निकालें साथ। करंट एसेट्स, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है जी? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। मतलब आखिरकार कहीं पे तो हम भी बेहतर हैं। हाँ, छोटी छोटी खुशियां नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास होता है। आप हैं बच्चे, आपको क्या परवाह, आप मीटर काट जाए आके वापडा वाला 4 बातें सुना जाए, क्रेडिटर जो है वो 2 बातें सुना जाए। मुझे बड़ा मसला है भाई, मैंने ये पैसे जरा ज्यादा रखे हुए हैं इसमें। ठीक है, 1 रुपया करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मैंने 2 रुपए करंट एसेट में रखे हुए हैं, 2.3 रुपए बल्कि। तो ठीक है, अच्छा, तो ये भाई आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं करंट रेशो में 2.3 टाइम्स मेरी रेशो है और ये 1.2 टाइम्स है आपकी, ऐसे ही है। अच्छा, आपके प्लाट बिकने का खर्चा है इसलिए तो फिर और कैश मेहनत करके रखो ना। अच्छा सुने, पहले आप इसकी इंटरप्रिटेशन सुने नहीं लिखें, गला दर्द कर गया बोल बोल कर, रेशो में बड़ा मसला होता है। लिखा हुआ है ये करंट रेशो टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, मेरी कंपनी हैज ₹2.3 ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल एज कंपेयर टू ₹1.2 ऑफ कंपनी यूअर्स। कंपनी वैक मतलब कंपनी यूअर्स, देयरफॉर कंपनी एक्स इज बेटर because it is in a better position to honor its current liabilities out of its current assets। ये पॉइंट लिख लो, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात बढ़नी है, अभी गलबात जानी दे। अगला हफ्ता आओगे? अगला हफ्ता आओगे? तुमने कल टिकट करा ली? कौन? यार मैं तो बाइक पे आ जाऊंगा, पैदल भी आ जाऊंगा, बस तुम लोग भी आ जाना। आमिर भाई आप यहीं बिस्तर लगा लेना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, ये नहीं हो सकता कि इसमें कोई कमी बेशी आए। साइकिल भी है मेरे पास, उस पर भी आ जाऊंगा। हाँ, मोटरसाइकिल पे नहीं होगी तो साइकिल पे आऊंगा, नो इश्यू। उसमें सिर्फ हवा भरने की जरूरत होगी। पंप भी पड़ा है, पंप भी पड़ा है। ओह यस, सपोर्ट साइकिल है, कायद आज़म वाली साइकिल नहीं है।
मोटरसाइकिल कायदा सवाल है मेरे पास जी। अख्तर लावा। अच्छा जी, आप अगली बात सुने, आगे नहीं लिखवाना ना अभी मैंने। आउट ऑफ इट्स करंट एसेट्स, आउट ऑफ इट्स करंट, ऑनर इट्स करंट लाइबिलिटीज, आउट ऑफ इट्स करंट एसेट्स। मतलब आप ये कह रहे हैं मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है ठीक है कर ली, अब आपने ऐसे ही करना है, सेशन खत्म हो रहा है। अच्छा सुने 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 ना, इसका मतलब ये हुआ कि करंट रेशियो जितनी ज्यादा उतनी बेटर। इसका मतलब ये है कि क्या नाम है, अरशद, हाशिर, हाशिर, हाशिर के बिजनेस की करंट रेशियो है 350:1, यानी 350, ये 2:1 है, जो मैंने 2.3:1 था, मतलब ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 2.3 रुपए करंट एसेट में पड़े थे। हाशिर की करंट रेशियो 350:1, मतलब ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए भाई ने 350 रुपए रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके अब्बा जी ने पूछा, हाशिर, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाशिर, हर बाप चार्टर्ड अकाउंटेंट होता ही है अपने घर का, हाँ सारा हिसाब बेचारा वही चला रहा होता है। सुनो हाशिर, ये 350 का मतलब इसमें क्या क्या इतने पैसे पड़े हैं अब्बा जी, इसमें ना ये अच्छी है, ये जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ₹1 अगर बिल आएगा तो मैं 350 रुपए उसके अगेंस्ट रख के बैठा हूँ। तो अब्बा जी ने कहा लेकिन इसमें पड़ा क्या है, मैंने कहा जी इसमें ज्यादातर तो इन्वेंट्रीज ही हैं जो बिक नहीं रही, असल बात ये। अब्बा जी ने रख के कान नीचे तो कहने लगे इसका मतलब ये है कि ये अच्छी रेशो नहीं है, इसका मतलब ये है कि शायद तुम्हारी इन्वेंट्री स्लो मूविंग है, स्लो मूविंग है तो पड़े पड़े ऑब्सोलीट हो जाएगी, खतरा है। तो ये कोई बहुत ज्यादा हाई होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? हुदैफा आया, उसने कहा 325 है मेरी करंट रेशो। अब उसको उसके रैप्टे का हाल इसको पता है, तो अब इसने कहा शुक्र है मेरे पास इन्वेंट्री ज्यादा नहीं है, वो बिक गई है, सारी मैंने बेच ली है जैसे तैसे करके। अब इसके अब्बा जी ने बुलाया, बेटा ये 325 है, खैर है इतनी रेशो, ये पहले ही सामने दरवाजा खोल, अब्बा जी इन्वेंट्री कोई नहीं है, इन्वेंट्री कोई नहीं है। तो किधर गई? बेच दी है उधार पे, डेटर से पैसे नहीं आए, नहीं अभी वो नहीं आए, तो बेटा फिर तुम भी इधर आओ। इसको भी एक लगी, और इसको इसके अब्बा ने कहा बेटा इसका मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे डेटर्स ज्यादा हैं, खतरा है कि कहीं इररिकवरेबल ना हो जाए, बैड ना हो जाए, ठीक है। अब मेरा रेगुलर दोस्त ताहा आया, इसने कहा वाह इन दोनों को तो पिटाई पड़ी है, मैंने ना तो इन्वेंट्री रखी है ना डेटर्स हैं, ये सारा कुछ कमाल का बच्चा, इसने बेच बूच दिया सारा, पैसे भी रिकवर कर लिए हैं। अब ये बड़ा सीना तान के जो है ना अंदर दाखिल हुआ। इसके अब्बा जी ने भी पूछा बेटा 360 रुपीज ये क्या है, इन्वेंट्री है? अब्बा जी ने इन्वेंटर नहीं है, तो क्या है बेटा? कैश है। अब्बा जी ने रख के दी इसको, बेटा कहीं और इन्वेस्ट कर लेते, यहाँ फारिग रखे हुए हैं। और तरबियत होती है, और वालिदैन की तरह तरबियत होती है, और ये पानी की तरह से होती है, हाँ मार कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटेंट्स ने ये चीज नतीजा निकाला इसको काम ही रखो वरना जो है ना कानों को सेके ही लगने हैं। अकाउंटेंट्स ने ये डिसाइड किया, तो अकाउंटेंट्स ने ये डिसाइड किया कि आइडियल रेशियो जो है वो 2:1 है, आइडियल रेशियो 2:1, यानी मैक्सिमम आइडियली क्या होना चाहिए, ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए आपके पास ₹2 करंट एसेट्स में पड़े होने चाहिए, ठीक है। तो आइडियल रेशियो इज 2:1, ये मैंने सारी कहानी यहां लिखने की कोशिश की आप लोगों के साथ जो बीती। An ideal current ratio is 2:1, and any excessive current ratio may be an indicative of, maybe, लफ्ज may be, मुझे नहीं पता कि इनमें से किस किस को मार पड़ी क्यों। अगर 2:1, ये 2:1 ही था तकरीबन, 2.3:1 वही होता है, मतलब एबनॉर्मली हाई अगर हो जाए, मतलब 50:1, 20:1, तो खतरा है कि ये बहुत ज्यादा है। 2:1, 2.3:1, 2.5, ये तो एक ही है, तो कोई नहीं, प्लस माइनस होता रहता है, ये थोड़ी है कि एग्जैक्ट रखना, नहीं तो कैश बाहर फेंक दो जी, करंट रेशियो आउट हो रही है, कैश निकालो तो रात से बाहर फेंक दो, कैश कम कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो बहरहाल अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं, एन आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, एंड एनी एक्सेसिव करंट रेशियो मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ व्हाट, स्लो मूविंग या ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, केड़ा सी
स्लो मूविंग या ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, हाशिर, या इररिकवरेबिलिटी ऑफ, मे बी एन इंडिकेटिव, इररिकवरेबिलिटी ऑफ डेटर्स या एक्सेसिव कैश विच कैन बी इन्वेस्टेड एल्सवेयर। ठीक है, तो ये रिस्क हो सकता है। तो अगर कभी आपके सवाल में करंट रेशो हाई आ जाए तो ये लफ्ज, ये जुमला लिख देना है कि आइडियल करंट रेशो तो 2:1 होनी चाहिए। अब आपको पता नहीं होता कि असल कहानी क्या चल रही है, इनमें से क्या है, अगर करंट एसेट्स इकट्ठे दिए हुए हैं, ठीक है, इररिकवरेबल हो ना हो, इन्वेंट्री ऑफलेट हुई या नहीं हुई, कंफर्म नहीं ना होता, तो मे के साथ ये बात लिख देंगे कि अब एनी एबनॉर्मली एक्सेसिव करंट रेशो मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, इररिकवरेबिलिटी ऑफ डेटर्स और एक्सेसिव कैश। तो वो जो चला गया, देखो कितनी अहम रेशो थी, कहता मैं आ रहा हूं, हालांकि वो जा रहा था। अच्छा जी, अब आखिरी रेशो यहां से, बल्कि ऐसा करते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अब बस क्लास भी खत्म हो रही है, तुम, हाँ पित्त निकल आई है तुम्हें, पित्त पाउडर लगा लो। जी 30 कर दिया जी बेटा। लास्ट वाला पॉइंट है ये वाला, एक्सेसिव कैश विच कैन बी इन्वेस्टेड एल्सवेयर। सॉरी, बहुत बच्चों के तुम जिम्मेदार हो, नहीं दिखाता भाईजान, नहीं दिखाता तुमको, मैंने नहीं दिखा, मैंने बनाना, मैंने नहीं चेक किया अभी तक, मैंने नहीं नोट किया। एड्डा तुसी वकील, कौन सा वाला, वर्क कैपिटल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये लो, एक तुम और एक तुमसे अगले ने तस्वीर बनाई है, बाकी किसी ने परवाह नहीं की। एक इधर से भी मैंने कहा बता दूं, काफी सारों के जिम्मेदार नहीं, हम अपनी बात किया करो। अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात ऐसी है जो अब मैं शाम वाली क्लास में दोबारा कर दूंगा, लेकिन चूंकि आपकी क्लास में 2 से 3 मिनट बचे हुए हैं तो ये क्यों जाया करें, वो है क्विक रेशो। कुछ लोगों ने ये कहा कि यार देखो, इन्वेंट्री कोई ऐसा एसेट नहीं है जो एकदम से बिक के आपको बिजली का बिल आया, आप कैसे कह सकते हो कि जी इन्वेंट्री फौरन बेच के मैं बिल पे कर लूंगा। तो करंट रेशो बिल्कुल ठीक है उस हिसाब से, लेकिन हमें इससे भी जरा एक स्टेप आगे जाकर एक क्विक रेशो निकाल के दिखाओ। क्विक एसेट्स को यूज करो। क्विक रेशो के अंदर क्विक एसेट्स यूज होते हैं, ठीक है, क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कायद आजम नहीं है, क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ये भी टाइम्स में आएगा आंसर। अभी तो देखो क्विक एसेट्स में क्या कुछ हो सकता है, ये जरा देख लें, ठहर जाओ। क्विक एसिड्स कैसे निकलते हैं, क्विक एसिड्स, ये क्विक एसिड्स को QA लिख दूं, अच्छा क्विक एसिड्स कैसे निकल सकते हैं, करंट एसिड्स में से माइनस कर दो इन्वेंट्रीज को। ये बात समझ आती है, इन्वेंट्रीज को क्विक करंट एसिड्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दो तो बाकी क्विक एसिड्स रह गए। लेकिन किसी साथ वाले ने आपके कान में कहा, सर को जरा ये भी बोलना, जैसे वो भाई को साथ वाले ने बोला था, खुद वो बोला नहीं, सर को ये भी बोलो कि सर अगर बिजली का बिल आए और हमने कोई प्री पेमेंट की हुई हो तो क्या उसको यूज करके बिजली का बिल पे कर सकते हैं। मेरा सवाल दोबारा सुने, क्या बिजली का बिल आया और मैंने अपने मालिक मकान को अगले 2 साल का किराया एडवांस में दिया हुआ था, तो क्या मैं उस एसेट को जो मैंने बनाया हुआ है उससे वो बिजली का बिल पे कर सकता हूँ। प्री पेमेंट के अगेंस्ट तो मुझे फ्यूचर में सर्विसेज आनी है, कैश तो नहीं आना। इसका मतलब प्री पेमेंट भी एक ऐसा एसेट है जिसको माइनस कर देना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग क्विक एसेट्स। ज्यादा क्लियर पिक्चर देती है ये रेशो हमें, लेकिन उसको भी छोड़ नहीं देना, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री पेमेंट्स, ठीक है जी। और बस अब किसी के सवाल ज़हन में आ रहा हो कि डेटर्स भी माइनस कर दें, और मैंने इतना बड़ा फुल स्टॉप लगा दी। डेटर्स भी तो ऐसे ही हैं, डेटर्स बिजली का बिल क्या पावडा वालों कहेंगे उनसे ले लो, डेटर्स कहेंगे पैसे दे दो, बिल जमा कराना है पैसे दे दो। एक मिनट, डेटर को आप कहोगे कि बिल जमा कराना है पैसे दे दो, उसको कहेंगे कि हमारा बिल आ गया पे कर दो, वो कहेगा नहीं करता, फिर खत्म, फिनिश, बात खत्म हो गई। बंदे रखे हुए हैं तो क्या करोगे, उसने भी रखे हुए हैं बंदे। तो फिर इन्वेंट्री केस में ये बात क्यों नहीं कह रहे, किसी के पास जाके फेंक दो, बंदे भेजो तो रख ले चीज़ा मैं कह रहा, ऐसा क्यों नहीं किया आपने। सुने जी, सुने डेटर्स के केस में ना, जो बच्चे MFA पढ़ेंगे और उसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ेंगे उनको ये पता होगा, बात आपको भी पता लग जाएगी जाकर। एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स। डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स क्या है, आपने किसी से 100 रुपए लेने,
उसने आपको 1 महीने बाद का वादा किया हुआ है, आप बैंक के पास गए और जाके कहा आप 1 महीने बाद उससे 100 रुपए ले लेना, मुझे आज पैसों की जरूरत है, तो बैंक ने कहा ठीक है आज तुम ये 90 रख लो, कल को मैं 100 ले लूंगा, 10 मेरे सर्विस चार्जेस। ये है डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स। तो इस कॉन्सेप्ट के होने की वजह से हम क्विक एसेट्स में से डेटर्स को नहीं निकालते, हम कहते हैं ये भी एक क्विक एसेट ही है, क्योंकि डिस्काउंट करके उसी वक्त कैश तो बैंक से ले ही सकते हैं, इसलिए डेटर्स को पढ़ा नहीं देना, सिर्फ इन्वेंट्रीज और प्री पेमेंट्स को निकाल देना। ठीक है, तो क्विक एसेट्स कैसे निकलेंगे जी हमारे? करंट एसेट्स कितने थे अभी थोड़ी देर पहले पता लगा? 8900 थे, माइनस इन्वेंट्रीज लबो जाके, इन्वेंट्रीज लबे, इन्वेंट्रीज 4200, प्री पेमेंट्स तो कोई नहीं है सवाल में, प्री पेमेंट नहीं है, तो माइनस कितना करेंगे? माइनस 4200, इन्वेंट्रीज हैं कोई नहीं, बस ठीक है, आंसर आ गया। तो अब 4700 को डिवाइड करो 3800 से मेरी कंपनी में, तो कितने टाइम्स आ रहा है? 1.2 टाइम्स, यानी कि 1 रुपया करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 1.3 रुपए करंट एसेट्स हैं, आपके पास 1 रुपया भी नहीं होना। हाँ जी, तो इसकी इंटरप्रिटेशन इंशाल्लाह मैं एक्स्ट्रा क्लास में आप लिखवाऊंगा, जिसमें मैं आपको यूं कहूंगा कि कंपनी वाई इज नॉट एबल टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ क्विक एसेट्स। ठीक है, तो ये देखें क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्री पेमेंट्स, तो मेरे 1.2 टाइम्स है, आपका 0.9 टाइम्स है। इसकी इंटरप्रिटेशन में आपको इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास में लिखवाऊंगा, ये फॉर्मूला दोबारा करवा के, कुछ कट करने की जरूरत नहीं है जी दूसरों के लिए। हाँ, शाम में दोबारा ये रेशो बता दूंगा, यानी कि ये तो 2:15 बजे होगी मुलाकात, क्लास शुरू होगी, उससे पहले आके बैठ जाना। अल्लाह हाफिज़।